आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूजर नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, हम लोग जून मंथ की मैगजीन कवर कर रहे हैं। टोटल अभी तक 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी है। ये वाली जो वीडियो है ये 3rd वीडियो है। हम लोग पॉलिटी इन गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी, ये 3 टॉपिक ऑलरेडी पहली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अभी जो 3rd वीडियो है इसमें हम लोग कवर करेंगे सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड साथ में हमारा सोशल इशूज़। ये 3 सेक्शन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जब सारी चारों वीडियोस अपलोड हो जाएंगी उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर मैं ये हाईलाइटेड पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे ना जब आप वीडियो में नीचे जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टेलीग्राम चैनल का, और बाकी अगर आप जाओगे ना तो पिन्ड कमेंट है, वहाँ पर और अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसमें ना टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, तो टाइम स्टैम्प से आपके लिए ईजी रहेगा। आपको किसी भी टॉपिक को स्किप करना होगा, जंप करना, फॉर एग्जाम्पल 4.2 आपको नहीं पढ़ना, तो विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प आप इजिली नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर सकते हो। टॉपिक नंबर 4.1 है हमारे पास सिक्योरिटी सेक्शन का, इलीगल इमिग्रेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आपको पता होगा रिसेंटली हम लोगों को मणिपुर के कुछ रीजन्स के अंदर वायलेंस देखने को मिला था। ये चीज़ न्यूज़ में कई दिनों तक बरकरार रही थी। हम लोग जानेंगे कि कौन से मणिपुर की जो कुकी ट्राइब थी और वहाँ पर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है मैतेई कम्युनिटी, उनके बीच में ये हिंसा क्यों हुई थी। हम लोग वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे एंड शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर किसी भी ग्रुप को, कम्युनिटी को ऐड, एक्सक्लूड और इंक्लूड कैसे किया जाता है, ये इस रूट की पूरे वायलेंस की शुरुआत कैसे हुई थी। इलीगल माइग्रेशन के बारे में जानेंगे, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी में इलीगल माइग्रेशन कैसे खतरा बन सकता है, इलीगल माइग्रेशन को टैकल करने के लिए कौन से कानून हमारे पास अवेलेबल हैं और वे फॉरवर्ड। तो एक्चुअल में तो ये 10 साल पुरानी एक डिमांड थी, ठीक है। जो नॉन ट्राइबल मैती कम्युनिटी थी ना, वो कह रहे थे कि हमको ना एक शेड्यूल्ड ट्राइब का टैग दे दिया जाए। अब हुआ क्या, मणिपुर के जो हाई कोर्ट थे उनका एक ऑर्डर आता है स्टेट गवर्नमेंट को। उन्होंने रिकमेंड किया था कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का टैग दे दिया जाए, और उन्होंने ये रिकमेंडेशन आगे पहुंचाई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में। फिर क्या हुआ था, म्यांमार के अंदर ना 2021 में आपको पता होगा मिलिट्री कू हो गया था। कू बोलते हैं तख्ता पलट को। उसमें कुछ 4000 के आसपास ऐसे रेफ्यूजीज थे जो मणिपुर में एंटर कर गए थे। अब ये जो रेफ्यूजी आए थे म्यांमार से आए थे मणिपुर में, ये बिलोंग करते हैं कुकी चिन जो एथनिक ग्रुप को। उसमें लाई है, तिदिम जोमी है, लुजई है, हुलांगो ट्राइब्स है। ये सारे के सारे बहुत हद तक जो मिजोरम की और मणिपुर की कम्युनिटीज है ना, उनसे कहीं ना कहीं रिलेट भी करते थे। तो इस तरह का जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ था ना, उसके कारण भारत में ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बन गया था। अगर हम लोग मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के अंदर जो नागाज और जो कुकीज़ हैं उसके अंदर 33 रिकॉग्नाइज ट्राइब हैं। तो इनका अलग अलग है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस अलग हैं, इनकी भाषा, इनका बोलचाल, रहन सहन थोड़ा डिफरेंट भी है, लेकिन सारे के सारे जो एथनिक ट्राइब्स यहाँ पर है ना, उनका सबका ओरिजिन हुआ था मंगोलॉइड ग्रुप से। तो जो ट्राइबल्स हैं इस एरिया के अंदर मणिपुर की पॉपुलेशन में अराउंड 40% है, और ये मोस्टली अपने जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ये रहते हैं। इसमें जो मैतीज़ हैं वो 53% है इस पॉपुलेशन का, और ये इम्फाल वैली में रहते हैं, ठीक है। हम लोग ज़रा ये भी देख लेते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर किसी भी कम्युनिटी को ऐड करने का और रिमूव करने का क्या प्रोसेस होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो रिकमेंडेशन देती है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत में भी, तो यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन जाता है किसी भी कम्युनिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट से जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अपने लेवल पर एग्जामिन करती है और वो उसको आगे भेजते हैं हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। आरजीआई जब इसको अप्रूव कर देते हैं फिर ये जाता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास। जब ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन आपस में सहमत हो जाते हैं फिर ये पूरा का पूरा प्रपोजल जाता है हमारे कैबिनेट के पास, जिसमें हमारे सारे सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था 1950 का, उसमें बदलाव करते हैं। उसके बाद फाइनल डिसीजन जो होता है वो होता है हमारे प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालते हैं जिसके तहत वो आर्टिकल 341 से आर्टिकल 342 के अंदर उनकी जो पावर होती है उसको यूज़ करके इन लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं।
तो ध्यान रखना है आपको रिकमेंडेशन कहाँ जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कौन से कमीशन इन्वॉल्व है। फाइनल जो डिसीजन होता है ना वो जाता है प्रेसिडेंट का। तो आप लोग इंडियन पॉलिटी में सिर्फ यही पढ़ते हो कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो एक्सक्लूजन इंक्लूजन होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है। हम लोगों ने देखा कि म्यांमार में जब कू हुआ था, उसको लिखते हम लोग COUP हैं, बट ये P जो है साइलेंट होता है। तो कू मतलब कि तख्ता पलट हुआ, उस कारण से इलीगल माइग्रेशन हुआ, 4000 रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए। इलीगल माइग्रेशन जो होता है ना, उसके एथनिक रीजन्स हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक रीजन्स हो सकते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज भी हो सकती हैं। परसिक्यूशन हो रहा होता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, जिसके कारण से अपनी जान बचाते हुए वो आसपास के जो सेफ कंट्रीज होते हैं वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। पोरस बॉर्डर्स हैं, यानी कि कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है, फेंसिंग नहीं होती है, ठीक है। टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो इनको मॉनिटर कर पाना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ के लोकल गाँव में रहने वाले लोग ही होते हैं। फिर इनको लगता है कि इंडिया के पास कंपैरेटिवली बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो इंडिया ने ऑब्जर्व किए अभी तक कि भारत के अंदर जो भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इंडिया के अंदर इस तरह के इलीगल माइग्रेशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं। एक हमारे पास फॉरेनर एक्ट है 1946 का, इसके तहत ना गवर्नमेंट डिपोर्ट कर सकती है इन सारे फॉरेन नेशनल्स को। फिर हमारे पास एक पासपोर्ट का भी एक्ट है, एंट्री इनटू इंडिया एक्ट। तो उसमें जो भी इलीगल फॉरेनर्स होते हैं ना, उन सबको मतलब दे कैन रिमूव देम बाय फोर्स ऑल्सो। फिर हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसमें हम लोग उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है नहीं करनी है। दीज आर द मेजर एक्ट्स जिनके तहत हम लोग किसी भी तरह के माइग्रेशन को इलीगल को टैकल कर सकते हैं। अब ये जो इलीगल माइग्रेशन होता है, जिसके कारण से हम लोगों ने देखा कि हमारे मणिपुर वाले रीजन के अंदर बहुत बड़ा एक वायलेंस क्रिएट हो गया था मैती कम्युनिटी का और बाकी सबका मिला करके। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इलीगल माइग्रेशन से इंडिया की सिक्योरिटी को क्या थ्रेट बनता है। ऑब्वियस सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, उसमें पता चलता है कि NSCN और कुफला वाले ग्रुप्स हैं, वो लोग भी अंदर आ जाते हैं, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं महिलाओं की, है ना, ह्यूमन स्मगलिंग हो रही होती है बॉर्डर्स के इधर से उधर। कम्युनिटी में आपस में टेंशन हो जाती है ना, वो किसी कम्युनिटी के साथ मिल जाते हैं, किसी के साथ वो भेदभाव करने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली एक्सेस होती है, इसमें बहुत हाई लेवल पर माइग्रेशन वगैरह भी हो रहा होता है ना। सोशल एक्सक्लूजन होता है लोगों का गरीबी के कारण, गरीब लोगों को उनकी हाउसिंग वगैरह भी अच्छी नहीं होती है। फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं उनको एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी देनी पड़ती है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे डिक्लेरेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट साइन करके रखती है। फिर हमको पता चलता है कि गैर कानूनी वोटर्स भी हमारे इसमें ऐड हो जाते हैं ना, वोटिंग लिस्ट के अंदर इलीगल तरीके से अपना नाम वगैरह भी ऐड करा लेते हैं, तो खुद को फिर वो देश का नागरिक भी साबित करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। उस एरिया में जो रहने वाले इंडिजिनस लोग थे, उनको लगता है कि यार ये इमिग्रेंट्स आ गए, उनकी खुद की आइडेंटिटी का लॉस ना हो जाए, जो एक्चुअल में हुआ था। मतलब अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, नॉट जस्ट इन इंडिया, ये पूरे विश्व में हुआ है। एक कम्युनिटी होती है, दूसरी जगह पर जाती है, दूसरों को की आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश करती है। दैट्स एक्जैक्टली व्हाट ब्रिटिशर्स आल्सो वांटेड टू डू ना। भारत में आके हिंदुस्तानियों की, जो भारत के जो निवासी थे, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी पहचान को खत्म करने की कोशिश की थी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया होता है, उसको वो लोग एनक्रोच कर लेते हैं, वहाँ पर सेटलमेंट करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ कल्टिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, वो अपना रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, उनको बहुत तकलीफें होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हमारी जो देश में जो भी नीतियां हैं उनको बहुत इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई हॉलिस्टिक रिफ्यूजी पॉलिसी बनाई है या नहीं बनाई है। इफ़ इट इज़ बीन ऑलरेडी फ्रेम्ड, तो उसका इंप्लीमेंटेशन इतना अच्छे से क्यों नहीं हुआ। इतना बड़ा वायलेंस हो गया, और आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर 2 मणिपुरी विमेन दे वर परेडेड नेकेड ऑल्सो। ये बहुत ही शर्मनाक है एक देश के लिए, जहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट इतने टाइम से मेंटेन्ड है, बट इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर इरप्ट हो रही है। इकोनॉमी के मामले में हम लोग इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट दीज काइंड ऑफ सोशल इशूज़ हैं जो हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट किए जा सकते हैं, खास करके हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कि भाई आपके वहाँ से इलीगल माइग्रेशन ना हो, आप भी ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखेंगे। एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड हम लोग इशू कर सकते हैं, खास करके जो लोग बॉर्डर एरिया पर रहते हैं, ताकि पता चलता रहे कि कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा है। फेंसिंग कर सकते हैं बॉर्डर की। हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं काफ़ी पोरस हैं, यानी कि उनके पास कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है, बस मतलब ज़मीन ही होती है नॉर्मल सी। वहाँ से लोग एक ज़मीन में एक कदम उधर रख देते हैं तो दूसरे देश में होते हैं, एक कदम इधर रखते हैं तो हमारे देश में होते हैं। तो कंप्लीट बॉर्डर फेंसिंग का आइडिया रखा जा सकता है, हालांकि बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि उसको सिर्फ सेटअप करना ही नहीं है, उसको मेंटेन करना भी होता है। और फेंसिंग करने में पता है प्रॉब्लम क्या होती है, बॉर्डर जो है ना वो डिफाइंड नहीं है। कहीं पर भी बॉर्डर हम लोगों ने डिफाइन, मतलब कितने सारी हमारे पास वो होती है ना, LAC वगैरह भी होती हैं, और कितनी सारी वो हमारे एग्रीमेंट्स किए गए थे। चाइना के साथ इशू है हमारे बॉर्डर पे, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे भी इशू है, बॉर्डर लाइन को लेकर के। कुछ रीजनल फोरम्स का इस्तेमाल किया वी कैन यूज सम रीजनल फोरम्स ऑल्सो। बिम्स्टेक हो गया है ना, तो बिम्स्टेक के लिए जो भी कंट्रीज बिम्स्टेक ग्रुप का पार्ट है, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इलीगल माइग्रेशन होता है, हाउ कैन वी हैंडल दिस इशू। फिर
जो भी हमारे बॉर्डर्स वगैरह वहाँ पर हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है और ITBP होता है, इनकी और हम लोग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि ये एक लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर सकें, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस फोर्स भी इसमें मदद कर सकती है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, और ये सब हो जाने के बाद हम लोग ये इलीगल माइग्रेशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, ये टॉपिक ना मेंस का टॉपिक है, ठीक है। और ना मेंस में आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि मणिपुर के कुकी ट्राइब का हुआ था, मेजॉरिटी किसका क्या हुआ था, दे वोंट आस्क, वो एक्चुअल में यही क्वेश्चन बनाएंगे कि इलीगल इमिग्रेशन और इंटरनल सिक्योरिटी इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। डायरेक्ट इसी टॉपिक से क्वेश्चन बन के आएगा अगर आएगा तो, और आपको इसी का आंसर करना पड़ेगा। आपको बस एक लाइन में लिखना पड़ेगा मणिपुर का ये होता है, इस कम्युनिटी की बात की जा रही, बाकी सारा आंसर जो होगा ना वो यहाँ से आएगा, रीजंस से, इन लॉज से, ठीक है, वे फॉरवर्ड से, ये बनेगा आपका मेन आंसर जो आपको एक्चुअल में नंबर दिलाएगा। UPSC को इस बात में कोई मज़ा नहीं आएगा आपसे पूछने की भाई ये 10 साल पुरानी है क्या, वो जो म्यांमार से जो लोग आए थे वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। आप नहीं भी आंसर दोगे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिनों की इतना याद नहीं होता है, बट दे विल बी वेरी मच कंसर्न कि आप इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट कैसे कैसे होता है। ये आपको पॉइंट पता है क्या, ये वाले आपको कानून पता है भारत के कौन से कानून है, ये चीज़ें एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ो। न्यूज़ में आ रहा होता है मणिपुर वायलेंस का, मैंने देखता हूँ कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहे होते हैं पागलों की तरह वीडियो। अरे भाई उन वीडियो से शेयर करने से तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। इंटरेस्ट के लिए देखनी हो तो एग्जाम क्लियर करके बाद में देख लेना उनको, ठीक है। अब एग्जाम क्लियर करो पहले, और वो इनसे क्लियर होता है, उन वीडियोज़ को देखने से नहीं होता। इतना याद रखो कि हाँ ठीक है न्यूज़ में चल रहा था मणिपुर में कुछ वायलेंस हुआ है, फिर इस तरह के टॉपिक को ऐसे डिटेल में इस तरह से पढ़ लो, रादर देन वॉचिंग दो 1-1 घंटे का डिबेट देख रहे होते हैं आप लोग। तो थोड़ा ध्यान से। UPSC की हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है, प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स से जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए उसमें मनरेगा का भी पार्ट है।
सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था। इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम। बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज में से, एंड देन यू कैन यूज देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो,
उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें एक हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एग्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एग्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैंपल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज है, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज है, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स है यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ द क्रिएटर हैज, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कॉन्टेंट होगा।
तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टा मोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। वी हैव द टॉपिक नंबर 4.2, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, इसको शॉर्ट में हम लोग पीएमसी बोलते हैं। तो रिसेंटली एक रिबेलियन था रशिया के अंदर बाय द वैगनर ग्रुप, और एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, उन्होंने एक रिबेलियन क्रिएट किया था। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमारे टॉपिक में यही समझना होगा प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज क्या होती हैं, वैगनर ग्रुप क्या है, डू नॉट गेट इनटू दिस, ठीक है। और बस ये जानो, देखो पीएमसी का मतलब होता है एक प्राइवेटली ऑन्ड और ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ना मिलिट्री और सिक्योरिटी सर्विस देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। राइट नाउ जो हमारी इंडियन आर्मी है वो क्या है, वो भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट वो गवर्नमेंट की बॉडी है, इट्स गवर्नमेंट एजेंसी, ओके। तो ऐसे ना प्राइवेट भी होते हैं इंडिया में, ऐसा आपको कितने देखने, सिक्योरिटी एजेंसीज आपको मिल जाती हैं, है ना, आपकी सोसाइटी के बाहर होते हैं, स्कूल्स के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो वो सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं। बट इंडिया के अंदर ना ऐसा मिलिट्री वाला ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे होते हैं वर्ल्ड के अंदर, दूसरी गवर्नमेंट वगैरह होते हैं, तो इनको गवर्नमेंट हायर करती है, कॉर्पोरेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स अपना कोई भी टास्क वगैरह कराने के लिए, खास करके ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है ना जहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत रिस्क होता है। तो वैसे ही रशिया के अंदर एक वैगनर ग्रुप भी है, वो भी एक पीएमसी ही है। तो रशिया की मिलिट्री और इंटेलिजेंस उसको हैंडल करते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे ब्लैक वाटर है इराक में, एग्जीक्यूटिव आउटकम्स है, एक साउथ अफ्रीकन पीएमसी है, सैंडलाइन इंटरनेशनल है, ये ब्रिटिश का है। इनको इतना ही जानो, वो वैगनर ने क्या कुछ किया उसमें मत जाना, वो आपको एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करने वाली चीज़। तो जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज होती हैं, इनका हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली ना इनका राइज हो रहा है। तो क्योंकि ना सिक्योरिटी को लोग आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट आर्मीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में मदद करती हैं। थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है ना, ट्रेन करने का खर्चा बच जाता है, बस एग्जीक्यूशन का खर्चा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे पास, ठीक है, अपनी मर्जी से स्मॉल स्टैंडिंग आप मिलिट्री क्रिएट कर सकते हो। फिर बहुत सारे ऐसे मिशन होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप गवर्नमेंट के, आप नहीं चाहोगे कि आपकी गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे सोल्जर जाए, कल को पकड़ा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को हायर करते हो, क्योंकि रिस्क ही बहुत हो सकता है ना, और सक्सेस के चांसेस नहीं हो सकते। तो रिसेंटली जो अफ्रीका का रीजन है ना, वहाँ पर जो सी पायरेट्स होते हैं, है ना, उन सबसे लड़ने के लिए भी ऐसी प्राइवेट कंपनीज को हायर किया जाता है। फिर इनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, इनके वेपन सिस्टम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इनके पास सर्वेलेंस के इक्विपमेंट बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, कम्युनिकेशन टूल बड़े अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी प्राइवेट आर्मीज़ को मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए भी एम्प्लॉय किया जाता है, उनको एडवाइजरी देना, उनको सिक्योरिटी में थोड़ा मदद प्रोवाइड करना जब भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना कोई क्लियर इंटरनेशनल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी प्राइवेट आर्मीज होती है उनके ऊपर नज़र कौन रखेगा, तो इसलिए एक ग्रे एरिया में ऑपरेट करती हैं। ग्रे एरिया में मतलब जहाँ पर आपको पता नहीं क्या हो रहा है, वहाँ पर चीज़ सफ़ेद, वो एकदम लीगल भी हो सकती है, वो इलीगल भी हो सकती हैं। सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। अगर हम लोग इनके रेगुलेशन की बात करते हैं ना, तो इनका रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी भी है ताकि पता चले कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी को अंडरमाइन तो नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। इनके जो भी एक्शंस होते हैं क्या उसके लिए जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं ये, और जो भी होगा इनके एक्शन सारे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। एंड कहीं पर ये लीगल और इलीगल परस्यूट में कहाँ पर है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि सारे के सारे इनके परस्यूट्स लीगल होने चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी को तो अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, जहाँ पर स्टेट अपना खुद के राज में काम करता है। फिर इनका जो भी यूज़ होगा वो लीगली और लेजिटमेट होना चाहिए। बट इश्यूज़ है हमारे पास बहुत सारे पीएमसी को लेकर के, वही अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है। लीगल फ्रेमवर्क नहीं है तो इनके ऊपर नज़र कौन रखेगा, तो ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो सकता है, मिसकंडक्ट हो सकता है, किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन में जा रहे होते हैं तो स्टेट की अथॉरिटी है या नहीं, इनको कंट्रोल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कभी कभी ये लोग एजेंसी जो होंगी अपने पैसे के लिए काम करेंगी, तो मे बी लाइक डबल एजेंट का रोल भी प्ले कर सकते हैं, आपसे भी पैसा ले लिया और जिसके ऊपर अटैक करना था उससे भी पैसा ले लिया। लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, खास करके जिस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ काम करके आते हैं, उसके बाद का सोशल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या होता है, उन लोगों डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वहाँ पर सोशियो कल्चरल टेंशन हो जाती है। दीज आर द इशूज़ विच आर फेस्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज़ एज वेल। कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं और किस तरीके से वो पीएमसी पर अप्लाई होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई होंगे क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें भी इस तरह के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। फिर हर एक कंट्री की अपनी खुद की स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वी हैव इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसमें किस तरह का इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका कॉम्बैट स्टेटस क्या होगा। फिर हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन है
अगेंस्ट रिक्रूटमेंट, यूज, फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग ऑफ मर्सनरीज। तो एक्चुअली इनको मर्सनरीज ही बोलते हैं। मर्सनरीज होते हैं जिनको आप पैसा देके हायर करते हो अपना काम करवाने के लिए। तो ये लोग बस पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कोई नाम, ईमान, धर्म कुछ नहीं होता। वो किसी को भी मार सकते हैं आपका काम पूरा करने के लिए, उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो उसमें स्टेट पार्टीज़ को कुछ प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं एंड लेकिन जो डेफिनेशन है अगेन मर्सनरी की, वो बहुत ऑब्सक्योर है। बहुत सारे स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया है, कुछ ने नहीं भी किस पे एग्री नहीं किया है। तो ये था हमारा प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के बारे में। छोटा सा टॉपिक था लेकिन आपको पता होना चाहिए। वैगनर ग्रुप का एक एग्जांपल याद रख लो, ब्लैक वाटर, एग्जीक्यूटिव आउटकम्स। ये चीज़ें ना आपको मूवीज़ में देखने को बहुत मिलती हैं। मूवीज़ में अक्सर ऐसी जो स्पाई मूवीज़ होती हैं, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवीज़ होती हैं, उनमें इस तरह का दिखता होगा कि कभी कभी किसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को हायर किया रहता है अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली ये आपको मेंस में ही दिखाई देगा, उसमें आप थोड़ा एग्जांपल लिख सकते हो। ये डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा यूपीएससी आपसे शायद ही। वी हैव टॉपिक नंबर 4.3 सिक्योरिटी सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट है। 4.3.1 में आएगा सिप्री का ईयर बुक 2023। ये हम लोग कई बार कवर कर चुके हैं, तो पहले तो यही जान लो। सिप्री ना एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल, डिसआर्मामेंट के ऊपर ना कुछ रिसर्च करता है। तो उन्होंने ना एक रिपोर्ट निकाली थी और उसमें उन्होंने एक असेसमेंट में बताया कि यूएसए के पास ना जो भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स है ना, डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो मैक्सिमम यूएसए के पास है। उसके बाद रशिया, फ्रांस और यूके हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं टोटल इन्वेंट्री की न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, तो वो रशिया के पास है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल जो हो गया, इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं लेकिन डिप्लॉयड नहीं है अभी तक। और टोटल इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये डेटा है, याद रखने का है एग्जाम में, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी और इंटरव्यू में भी, क्योंकि ना इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। आप इस नॉलेज के बेसिस पर ना कुछ चीज़ों को क्रैक कर पाओगे, कुछ लॉजिक्स को ब्रेक कर पाओगे। तो ये उस टाइप की नॉलेज है। अग्नि प्राइम और अग्नि पी बोलते हैं इसको। ये एक नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्ट किया था। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो अग्नि 1 से 5 तक जो है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको डीआरडीओ ही लॉन्च कर रहा है। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, तो इंडियन नेवी को एक MH-60 रोमियो के मल्टी मिशन वाले हेलीकॉप्टर मिल गए थे। इनको लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, जो इंडिया का नहीं है यूएसए का है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। वरुण अस्त्र, तो इसको भी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। ये एक शिप के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो का मतलब हो गया एक तरीके से, मान लो कि जो सबमरीन होती है ना अंदर पानी में, तो जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता मान के चलो कि वो एक मिसाइल ही होती है बट वो पानी के अंदर चलती है, तो उसको टॉर्पीडो अंदर बोलते हैं। इसको हमारा वाइजेक का जो नेवल साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है NSTL, उसने लॉन्च किया था और वो डीआरडीओ के अंडर काम करता है। बस इसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी भारत डायनेमिक्स ने। तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने रिसेंटली इसको तपस के सर्वेलेंस वगैरह पे काम किया था कि इंडिजिनसली हम लोगों ने इसको डेवलप किया था। एक ये मीडियम एल्टीट्यूड का लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि ड्रोन है एक टाइप का ये। तो इसको बेंगलुरु का जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उनके द्वारा डेवलप किया गया था। BEOSP, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, तो ये जो है ना, ये एक तरीके का टेस्ट ही है, तो जिसमें हम लोग भी कॉल इट बेसिकली ह्यूमन ब्रेन का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या होता है उसको स्टडी करते हैं। एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, हम लोगों ने लास्ट मंथ की वीडियो के अंदर 2-3 तरह के टेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वगैरह के आंसर किए जाते हैं ना, फिर पता चलता है व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन अनलाइक पॉलीग्राफ टेस्ट, इसके अंदर ना क्वेश्चन वगैरह नहीं होते हैं। तो ब्रेन मैपिंग जो होती है उससे हमको ज़्यादा पता चलता है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो ब्रेन फिंगरिंग वगैरह होती है उससे हम पार्टिसिपेशन मतलब पता चल सकता है कि इस व्यक्ति जो था ये किसी क्राइम वगैरह के अंदर एक्यूज्ड, अपराधी तो नहीं था। मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह के बारे में पता चल सकता है ना। काउंटर टेररिज्म में बहुत मदद पता चलती है कि इंडिविजुअल की क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई टेररिज्म वगैरह कर सकता है नहीं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। पिक्चर वर्ड वगैरह दिखाया जाता है कि इंडिविजुअल को, उसके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स ट्रिगर होते हैं, फिर उसमें ब्रेन वेव जनरेट होती है। उस ब्रेन वेव को कंप्यूटर का प्रोग्राम स्टडी करता है और पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो दोषी है या नहीं है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है ब्रेन फिंगरिंग, ब्रेन मैपिंग, P300 टेस्ट बोलते हैं इसको। न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड है इंटेरोगेशन के लिए, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो न्यूज़ में है। एक्सरसाइज एकता मतलब क्या बोल रहा है आई डोंट नो, इंडिया और मालदीव्स की है। इक्विवेरिन है इंडियन आर्मी और मालदीव्स के नेशनल डिफेंस फोर्स की है। और एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, ये मतलब मंगोलिया के साथ है, पीस कीपिंग के लिए ही है। तो एक्सरसाइज का तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि PT-365 में जो आती है उन्हीं को याद रखा करो। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ इन शॉर्ट खत्म होता है हमारा सिक्योरिटी सेक्शन का। एनवायरनमेंट सेक्शन का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ग्लेशियर्स इन द हिंदू कुश हिमालय। ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर है फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी हमारे हिंदू कुश हिमालय के लिए। उसका टाइटल था
वाइज फुल फॉर्म है वाटर, आइस, सोसाइटी एंड इकोसिस्टम। हम लोग जानेंगे क्या है ये ICIMOD, हिंदू कुश हिमालय के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पर, जो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है उसको संभालने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे अभी तक और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टॉपिक। पहले हिंदू कुश के बारे में जान लेते हैं। डायग्राम आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो डार्क ब्लू वाला एरिया है ना, ये हमारा पूरा का पूरा हिंदू कुश रीजन है, दिस रीजन। तो आपको थोड़े स्टेट्स का भी आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे हमारा कश्मीर रीजन है, इधर पे पाकिस्तान का एरिया है, फिर यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है, पार्ट्स ऑफ पंजाब, पार्ट्स ऑफ यूपी, देन हरियाणा के पार्ट्स हैं, यूपी का मेजर पार्ट है, एंड अ पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश। फिर इधर पे हमारा ये बिहार इज़ देयर ना, इस तरीके से। तो दिस इज़ द हिंदू कुश हिमालयन रीजन। तो अफगानिस्तान से म्यांमार तक ही पूरा स्ट्रेच होता है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है, आउटसाइड द पोलर रीजन्स। इसको हम लोग वाटर टावर्स ऑफ एशिया भी बोलते हैं। अहमियत क्या है इसकी, देखो गंगा, इंडस, इरावदी रिवर, इनका पानी सारा कहाँ से आता है? यहाँ जो ग्लेशियर है ना, जो बर्फ जमी हुई है, वही पिघल पिघल के इन रिवर्स को पानी देती है। हमारे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को मेंटेन करता है ना, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, अक्सर लोग इन एरिया में घूमने के लिए जाते हैं। कल्चरल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, गंगोत्री ग्लेशियर की कितनी अहमियत है, 4 धाम यात्रा है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं। उसके अलावा भी बहुत से हैं। मतलब हिमालयन रीजन में अगर आप देखोगे तो हमारा जो भगवान गौतम बुद्ध के कितने सारे एरियाज़ यहाँ पे फॉल करते हैं, एंड हमारा माउंट कैलाश भी इस रीजन में फॉल करता है। क्रायोस्फीयर का कंपोनेंट है, उसमें परमाफ्रोस्ट है, ग्लेशियर लेक्स हैं। क्रायोस्फीयर मतलब जो आइस वाला रीजन होता है। परमाफ्रोस्ट मतलब अगर कोई ज़मीन होती है ना, वो काफ़ी समय तक उसमें बर्फ़ जमी रहती है उस एरिया के ऊपर, तो उसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा हिंदू कुश हिमालयन रीजन बनता है। अब हो क्या रहा है ना, ये जो ICIMOD है, ये जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या किया, एक इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज और डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, 1983 में बनाई गई थी। इनका काम होता है एनवायरमेंटल रिस्क पे काम करना, ग्रीन इकोनॉमीज, सस्टेनेबल एक्शन पे। तो कुछ कंट्रीज इसका पार्ट हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। तो आप देखोगे ये सारे के सारे इसी रीजन के कंट्रीज हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट आई ना वाइज, उसमें उन्होंने बताया कि ग्लेशियर के मामले में जो वाटर ग्लेशियर्स थे ना, वो 65% फास्टली डिसअपियर हो रहे हैं। 2010 में जितने थे उसके मुकाबले इन्होंने कंपैरिजन किया था प्रीवियस डेकेड के साथ, यानी कि ईयर 2000 से 2010 तक इन्होंने मेजरमेंट किया था। वाटर सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, जिस गति से हमारे ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं ना, जो पीक वाटर होगा ना, वो हमारा मिड सेंचुरी में पहुंच जाएगा इन रीजन्स के अंदर। यानी कि पानी जो होगा, पीक वाटर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो सप्लाई होती है ना फ्रेश स्नो वाटर की, वो हाईएस्ट होती है। यानी कि जितना भी पानी आपके पास अवेलेबल होता है पीने के लिए, वो मोस्टली फिर उस टाइम पर ग्लेशियर का मेल्ट होकर आया हुआ होगा। अभी क्या कर रहे हो, ज़मीन से निकाल रहे हो तो वो ग्लेशियर से मेल्ट होकर नहीं आ रहा है। बट एक पीक वाटर का स्टेज ऐसा आएगा मिड सेंचुरी में, यानी कि 2050 के आसपास की बात कर रहा है वो, कि उस टाइम पर मोस्टली जो अवेलेबल पानी होगा वो इसलिए हो क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर मेल्ट हो चुके होंगे तब तक। देन ग्लेशियर लेक आउटबुस्ट फ्लड्स होती हैं, अवलांच आते हैं, लैंडस्लाइड फ्लड्स आते हैं। ये हज़ार्ड्स बढ़ते रहते हैं इस एरिया के अंदर, 21वीं सेंचुरी में बढ़ते जा रहे हैं। और क्या इम्पैक्ट होता है इस हिंदू कुश हिमालयन रीजन के ऊपर? बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट होता है ना, बहुत सारी जेनेटिक और स्पीशीज़ का लॉस हो रहा होता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा होता है, क्रॉप का लॉस होता है, फॉडर जानवरों के खाने का सामान कम पड़ जाता है, जानवरों की डेथ हो जाती है, माइग्रेशन होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। POPs होते हैं उनके ग्लेशियर्स के अंदर, है ना, PCBs होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स होते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है ये। वो वाटर साइकिल में चले जाते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। डिक्लाइन इन अल्बेडो विल रिड्यूस विच विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द हीट बजट ऑफ द अर्थ। अब अल्बेडो क्या होता है? अल्बेडो को आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी अगर आप लोगों ने NCERT पढ़ लिया तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो वो चीज़ें। तो जितना जो ग्लेशियर होता है ना, वाइट होता है पूरा का पूरा सरफेस, तो वो बहुत सारा हीट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। बट अगर वो हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो सरफेस के ऊपर हीट का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं इस तरह की सिचुएशन जो बिगड़ती जा रही है हिंदू कुश हिमालयन रीजन में? हमारी ना एडेप्टेशन की कैपेबिलिटीज़ कम है। एडेप्टेशन का मतलब हम कितना समय के साथ बदल पा रहे हैं, खुद को उसके प्रति ढाल कितना पा रहे हैं। तो हमारे एडेप्टेशन के जो मेथड्स हैं, है ना, उसकी नीड क्या है कम्युनिटीज़ की, उनको सप्लाई कितना हो पा रहा है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। फॉर एग्जाम्पल नीड अगर 100 की है तो हम सप्लाई सिर्फ 30 कर रहे हैं। ये जो 70 का गैप है ना, ये वो गैप है। तो बहुत सारे ऐसे आपदाएं हैं, हज़ार्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं और अनप्रेडिक्टेबल हैं, हमें पता ही नहीं चलता। भाई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है जो केदारनाथ में 2013 में हुआ था, है ना, वो क्लाउड बस्ट हुआ, उसके कारण ग्लेशियर का जो मेल्ट हो रहा था पानी वो आया और जो लेक के अंदर बहुत सारा पानी आ गया, जिसके कारण से वो फ्लड सिचुएशन बन गई थी। किसी को पता नहीं था ऐसा होगा।
पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा था जोशीमठ के अंदर, रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था लास्ट मंथ हम लोगों ने पढ़ा भी था वो टॉपिक। प्रोटेक्शन बहुत कम है। 67% के जो इको रीजन्स हैं और 39% की जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ना, वो सारे के सारे हिंदू कुश हिमालयन रीजन में है और ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर हैं। रीजनल कोऑपरेशन बहुत लिमिटेड है। इंटरनेशनल फोरम्स पर काफ़ी चीज़ें से नेगलेक्ट किया जा रहा है, कुछ कंसर्न है ना, कि प्रायोरिटी नहीं दी जाती है इंटरनेशनल क्लाइमेट डिस्कशन की, जैसे कि UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, वहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, तो ये भी एक इशू है। तो अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए थे? इंडिया का एक NMSHE का स्टेप था, हमारा नेशनल मिशन है हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने का, इस डिपार्टमेंट ऑफ DST ने बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने। तो हमारा जो 2008 का ना NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये उसी का एक हिस्सा है। देन वी हैव नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। हमारा एक रिसर्च स्टेशन हिमांश भी है, जो हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में 2016 में इस्टेब्लिश किया था। देन वी हैव द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी भी है। ग्लोबल लेवल पे हमारा ICIMOD था, जो हम लोग अभी राइट नाउ पढ़ ही रहे हैं। उसके अलावा UNDP का और ICIMOD का एक रीजनल फ्रेमवर्क भी होता है। यूनेस्को की एक मॉनिटरिंग सर्विस है वर्ल्ड ग्लेशियर के लिए। तो ये स्टेप्स तो लिए गए हैं, दीज आर द स्टेप्स दैट हैव बीन ऑलरेडी टेकन। बट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई? इनको रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन पे काम करना है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करना, माउंटेन की कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करना, जो भी हमारी चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको, उनकी मॉनिटरिंग को इंप्रूव करना। इन सिटू मेजरमेंट्स, इन सिटू का मतलब होता है वहाँ जाकर के उसी जगह पर। एक होता है एक्स सिटू मतलब आपने सैटेलाइट से ऊपर से मेजर कर लिया। इन सिटू मतलब होगा आप जगह पे गए, आपने वहाँ पर डिवाइसेस को लगाया, आपने एग्जैक्टली वहाँ से चीज़ों को मेजर किया। रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डेटा, इन सबको में नेटवर्किंग को और मजबूत करना पड़ेगा। अर्ली वार्निंग की स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, टाइम से पहले पता चल जाए। जैसे हमारा जो IMD होता है वो काफ़ी चीज़ें अच्छी कर पाता है इस मामले में। हम आगे पढ़ेंगे IMD के बारे में, ये चीज़ आई थिंक न्यूज़ इन शॉर्ट में कवर करेंगे हम लोग। फिर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच है, तो हमें फ्यूचर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उन सबको एंटिसिपेट करना होगा, रिवर फ्लो को देख करके खास कर में। फिर बाकी जो भी हिस्सेदार होते हैं उन सबको एंगेज करना, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कराना, लोगों में जागरूकता फैलाना, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, सबको एक साथ लेकर के चलना, सब इसके प्रति जागरूक हों, सब इसमें अपना अपना योगदान दें। एंड वी कैन डेफिनेटली हैव अ बेटर एनवायरनमेंट, बेटर इकोसिस्टम टू अंडरस्टैंड द इशूज एंड देन वी कैन इम्प्लीमेंट थिंग्स इन अ बेटर वे टू रिड्यूस ऑल द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द एरिया। तो ये टॉपिक है, इसमें कुछ मैपिंग की चीज़ें भी हैं, तो ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में दोनों जगह पर आपका ही काम आएगा। वी हैव टॉपिक नंबर 5.2, here we will talk about the energy transition। ये टॉपिक अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सेंचर के साथ मिलकर एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट का टाइटल था फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023, और इसी रिपोर्ट के अंदर एनर्जी ट्रांजिशन का एक इंडेक्स भी उन्होंने पब्लिश किया था। तो इंडेक्स में जनरली क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स होते हैं, हम लोग एक इवैल्यूएशन करते हैं। तो उसमें उन्होंने इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की थी। एज पर द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, स्वीडन इसमें सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क है। एज यूजुअल ये कंट्रीज हर चीज़ में टॉप पे ही आती हैं। इंडिया की रैंकिंग 67th रही है आउट ऑफ 120 कंट्रीज। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन का सिंपल मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। देखो अभी हम लोग जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अक्सर, वो हमारी कहाँ से आ रही होती है? कोल से, पेट्रोलियम से, डीजल से आ रही होती है। ये हमारे कुछ कन्वेंशनल सोर्स रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ऑयल, नेचुरल गैस और कोल से शिफ्ट होकर के हम लोग जाना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर, जिसमें आएगा विंड और सोलर, ताकि हमारा क्लाइमेट चेंज को हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकें और चीज़ों को सस्टेनेबल बना सके। ये जो प्रोसेस है ना, फोसिल फेज सिस्टम से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने का, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग, इस शिफ्ट को बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसको लेकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट निकाली थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा में है, इसके हेडक्वार्टर्स 1971 में बनाया था। नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन पे काम करता है। इनका काम क्या होता है, बहुत सारे ना एजेंडाज के ऊपर ये लोग रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल के ऊपर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दे एंगेज विद देमसेल्व्स। और इसमें जनरली जो हमारा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। ग्लोबल कॉमन्स में बहुत सारी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उन सबको सॉल्व करना। तो कुछ 390 कंपनीज, फर्म्स का पार्ट है और 60 कंट्रीज भी हैं। तो मेंबरशिप इसमें इनवाइट के द्वारा ही होती है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको इनवाइट भेजेगा, तभी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इसमें जो चीज़ आपको याद रखने की है, और जो आप अक्सर मेंस में, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन शायद पूछ लिया जाएगा और मेंस में आपको मेंशन करना होता है, वो होता है ये रिपोर्ट्स। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो कवर की थी, अभी ये जून की 3rd वीडियो चल रही है, तो जून मंथ की जो 2nd वीडियो हम लोगों ने कवर की थी, वहाँ पर मैंने आपको इकोनॉमी के न्यूज़ इन शॉर्ट जो था ना, उसमें मैंने आपको बताया था ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है।
इनके कुछ मेजर इनिशिएटिव्स भी हैं। G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस। अब आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कल को आ जाता है कि ये अलायंस किसका है, और वो आपको बोल देंगे ये G20 का है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, यूरोपियन यूनियन का है, ये वर्ल्ड बैंक का है, या फिर ये कोई और एग्जाम्पल। ऐसे 4 ही ऑप्शन होते हैं, बट मान लो कि एक और होता, जैसे UN भी हो सकता था। तो आपको समझना पड़ेगा यार, G20 तो आप दिमाग लगा करके G20 पे टिक कर दोगे, बट ये एक्चुअल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। देन GAE भी है, गिविंग टू एम्पलीफाई द अर्थ एक्शन। एक सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन मिल गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, क्या करता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। हमको अपने एमिशन कम करने, फॉसिल फ्यूल से एमिशन ज़्यादा होता है ना, ऑयल वगैरह से, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको भी हमें कम करना है। अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया के जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इंडिया में जितनी भी होती है, उसमें हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं उसके कारण ज़्यादा एमिशन हो रहा होता है। एनवायरनमेंट पे बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहते हैं। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं हमारे, तो हमारे जो बहुत सारे वो होते हैं ना, पेरिस क्लाइमेट की जो हुई थी, डील वगैरह हुई थी, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टारगेट्स रखे थे, और UNFCCC के कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं। वहाँ पर हमारे पास ना NDCs होते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि भाई आप अपनी कंट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो ताकि एनवायरनमेंट को आप सस्टेनेबल बना सको। तो उन सब चीज़ों के पंचामृत प्लेज ली थी इंडिया ने कि हमको नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% तक का एनर्जी ट्रांजिशन करना होगा बाय 2030, है ना। 2070 तक हम लोगों को नेट जीरो एमिशन पे जाना है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, इनको पूरा करना है। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम लोग एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, हमारा जितना भी ऑयल वगैरह आ रहा होता है उसे भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यूक्रेन वाला क्राइसिस हो गया, तो कीमत जो होती है ना तेल की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर महंगा पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम लोग एनर्जी डिपेंडेंसी कम कर लेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, इसलिए ट्रांजिशन ज़रूरी है। हमको एनर्जी की एक्सेस भी चाहिए और उसको अफोर्डेबल भी बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करनी है। तो व्हाट वी हैव इज दिस, हमारे पास ये जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ना, तो इनका एक आउटलुक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। उन्होंने कहा था कि 2050 तक ना रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमारे पास 43 मिलियन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक एस्टिमेट लगाया गया था, विच इज़ अ गुड थिंग। और आप देखोगे ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ना एक रिपोर्ट आती है, जॉब्स फॉर फ्यूचर जॉब्स समथिंग करके होता है। तो हम लोगों ने ये लास्ट मंथ कवर भी की थी, मई मंथ की जो मैगजीन थी उसमें आया था ये न्यूज़ इन शॉर्ट में। तो उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें था कि फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर जो नंबर 1 स्किल है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी लोगों के अंदर, वो स्किल थी सस्टेनेबिलिटी की। अब आप सोच के देखो, सस्टेनेबिलिटी हर जगह पे कहाँ मैच कर रहा होगा। भविष्य में ये एक स्किल ऐसे चाहिए होगी, लोगों को पता होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी पे कैसे काम करना है। फिर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, मार्केटिंग से कैसे कनेक्ट करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन से, टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट करोगे आप, उसमें कंसल्टेंसी में कैसे कनेक्ट करोगे। तो ये जॉब्स का मैटर इस तरीके से चेंज होगा भविष्य में। हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स था, उसका फ्रेमवर्क क्या था, हम लोगों ने उसमें किस किस चीज़ को कंसिडर किया था। एक तो हम लोगों ने सेंटर पे रखा था इक्विटेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल को, बट देयर वर अदर एंगल्स, जैसे कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इन चीज़ों को हमने कंसिडर किया था। एंड अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं सिस्टम परफॉर्मेंस में, ठीक है। ये तीनों की तीनों हमारी हो गई सिस्टम परफॉर्मेंस। एंड देन व्हाट आर दीज थिंग्स, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ये हमारे कोर इनेबल्स होते हैं विच विल मेक अस डू द थिंग्स। और ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन रेडीनेस होगा, इस तरीके से ही मूव करता रहेगा, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इनोवेशन, देन रेगुलेशन, देन इन्वेस्टमेंट, देन एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल। इट विल कीप मूविंग लाइक दिस। इंडिया ने अभी तक एनर्जी ट्रांजिशन में कितने एफर्ट्स किए हैं, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। अगर पॉलिसी की बात करते हैं, 2015 में हमारे पास विंड एनर्जी की पॉलिसी आई थी, ऑफशोर विंड एनर्जी की। ऑफशोर मतलब जो समंदर में लगाते हैं ना हम लोग, बहुत बड़े बड़े जो विंड मिल्स लगाते हैं उसका। देन 2018 में हम लोगों ने एक विंड सोलर हाइब्रिड की पॉलिसी बनाई थी कि भाई जब हवा चल रही होगी तो विंड मिल से एनर्जी ले लेंगे, नहीं चल रही होगी तो धूप होगी तो हम लोग सोलर से एनर्जी ले लेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की 2022 की हम लोगों ने पूरा टॉपिक डिटेल में कवर किया है। एनर्जी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल बिल्डिंग के कोड्स भी आए हैं। कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली थी, वी हैव द नेशनल सोलर मिशन, वी हैव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वी हैव RPOs, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, यानी कि आपके ऊपर ना कंपल्जन है, आपको ज़रूरी है, नेसेसरी है कि आपको ना कुछ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करनी पड़ेगी या फिर खरीदनी पड़ेगी। देन ग्रीन टर्म एड मार्केट था, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है 2023 की, ये टॉपिक भी हम लोगों ने डिटेल में कवर किया हुआ है। तो ये तो इंडिया ने अपने खुद के लेवल पर किया था, डोमेस्टिक लेवल पर। बट इंटरनेशनल कॉपरेशन में हमारे पास ISA है ना, उसके साथ हम लोगों ने OSOWOG बनाया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड बनाया था। देन वी हैव मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, ये भी हम लोगों ने कवर किया था डिटेल में। हालांकि ये टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक पॉलिसी ऑपरेशन निकाला था, लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन। तो ये चीज़ें भी हैं जहाँ पर इंडिया एंगेज हुआ है ताकि एनर्जी ट्रांजिशन पे काम किया जा सके। अब इस चीज़ में ना
चैलेंजेस भी आते हैं, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, बैरियर्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं। क्या है, अभी तक ना हम लोग कन्वेंशनल सोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे थे। अगर हम लोग जून 2023 की ही बात करते हैं ना, तो इंडिया के अंदर जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जहाँ से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो जो फॉसिल सोर्स की ना बहुत ज़्यादा है। तो मोर देन 50% तो हम लोग फॉसिल फ्यूल वगैरह से ही कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। फिर पैसे की कमी है, वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि 2015 से 30 तक, इस 15 साल की ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों को 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की रिक्वायरमेंट होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि उनका रिटर्न कम होता है, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। क्योंकि आप खुद देखो ना, प्राइवेट सेक्टर जो है ना प्रॉफिट के लिए काम करता है, और जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, वो काम करती है वेलफेयर के लिए। एंड इंश्योरिंग द जस्ट ट्रांजिशन, तो ये कीवर्ड यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखो, ट्रांजिशन आप समझ रहे होंगे, बदलाव, एक चीज़ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना, दैट इज बदलाव। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जस्ट ट्रांजिशन ना, तो वो कह रहे हैं कि लो कार्बन के ट्रांजिशन की बात की जा रही है, जिसके कारण आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी और कोई व्यक्ति पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, नो वन इज बिहाइंड, लीव्स नो वन बिहाइंड। अगर आप हिंदी में देखोगे तो हम लोग अंत्योदय की बात करते हैं, ठीक है, लास्ट पर्सन तक रीच करने की। तो ये पीपल सेंटर्ड अप्रोच होगी। तो हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग अगर कल को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गए तो कोई इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी तो नहीं आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, उसके कारण भी जस्ट ट्रांजिशन वाला इशू आ रहा है ना हमारे सामने। कल को लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ तो मशीनें कर रही होंगी, तो किसी को अपनी कंपनी बनानी होगी, वो घर में बैठेगा, अच्छा सा एआई का सॉफ्टवेयर खरीदेगा और उसको कमांड देगा बैठ करके। आगे आगे तो एआई की जो कमांड है वो वॉइस कमांड में भी कन्वर्ट हो रही है। अगर आप देखोगे ना, अपने टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पर चैट जीपीटी का वो है बोट, आप उसको वॉइस कमांड दे सकते हो। मैंने खुद ट्राई करके देखा था और फ्री है वो। आप उसको वॉइस में बोल के क्वेश्चन पूछो कि भाई मुझे इस चीज़ बता, और बहुत एक्यूरेट आंसर निकाल के देता है आपको। गूगल पे भी होता है वॉइस सर्च, बट वो क्या करता है, लिंक्स दे देता है आपको, इतना एक्यूरेट नहीं है। बट चैट जीपीटी का काफ़ी एक्यूरेट था, टेलीग्राम पर ही है वो भी, आपके अपने खुद के चैट में। तो ये चीज़ें हैं, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन से। एम्बिशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखो, गोल आपने सेट कर दिया, ठीक है, कि यहाँ जाना है, ये आपका एम्बिशन था। इस मतलब एक ग्राफ हम बना लेते हैं, तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू रीच, ठीक है, ये आपका एम्बिशन वाला ग्राफ है, उसकी लाइन है। बट आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे चल रहा होता है, इट गोज लाइक दिस इज योर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो 2 पॉइंट थे, इन दोनों में एक गैप है, दिस इज द गैप। ये गैप हमें कम करना होता है, ठीक है। तो आपने जो टारगेट रखा उस तक अचीव करने के लिए आपके एफर्ट उतने थे या नहीं। तो ये सेंटर और स्टेट के अलग अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टारगेट रखती है, स्टेट गवर्नमेंट उतना इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मिसमैच चलता रहता है। तो ये भी एक इशू है हमारे कंट्री में। टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, इंडिया के पास ना लार्ज स्केल पर लो कार्बन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कैपेबिलिटी अभी नहीं आई है। वंस वी हैव दिस कैपेबिलिटी वी हैव, बट इट्स नॉट इनफ कि हम इसे लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट कर सकें। आपने खुद ने कितना सुना होगा, ऑफशोर विंड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, एनर्जी स्टोरेज वगैरह, ये सब लो कार्बन की टेक्नोलॉजीज होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास उतना नहीं है, हम स्टोर कहाँ करेंगे, ग्रिड को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात करें तो वहाँ पर ग्रिड कनेक्टिविटी का कितना मेजर रोल होने वाला है कि भाई अगर इंडिया में सूरज निकला हुआ है तो इतना बड़ा ग्रिड बना हुआ है कि वहाँ से अफ्रीका तक बिजली जा रही है। लाइट की स्पीड तो बहुत तेज होती है, पर उसको कनेक्ट भी तो करेंगे ना। वो वायर कहाँ से जाएंगे, क्या वो ज़मीन में से निकालेंगे जैसे हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स निकालते हैं, या फिर हम बड़े बड़े पिलर्स लगा करके इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वहाँ से क्रॉस कराएंगे। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी कंसिडर। ट्रांसमिशन नेटवर्क्स वगैरह हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम लोगों ने इतना सारी चीज़ें देख ली एनर्जी ट्रांजिशन में। क्लोजिंग द इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। हमारे पास टीपीपीज हैं, थर्मल पावर प्लांट्स को शॉर्ट में टीपीपी लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉसिल फ्यूल पर चल रहे हैं लेकिन ना वो अभी इनएफिशिएंट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ग्रेजुअली उनको फेस डाउन कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको बंद करना स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअल, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, पता है, ग्रेजुअली फेजिंग डाउन। अच्छा, ऐसे कीवर्ड्स हैं 400 के आसपास जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। नीचे इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पर उसका लिंक है, आप उसमें देखोगे ना तो आप उस लिंक पे जाना और आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो ऑल इन वन अगर आप खरीदते हो पैकेज तो उसमें सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं आपको सिर्फ कीवर्ड खरीदने हो तो आप वो अलग से भी ले सकते हो। अडॉप्टिंग द ब्लेंडेड फाइनेंस स्ट्रक्चर्स। अब ब्लेंडेड फाइनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप मिक्स करके चलते हो। आप ये भी देखते हो कि करंटली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली, कितना हम लोग अभी लोन दे सकते हैं, कितना हम लोग ग्रांट दे सकते हैं, और हम लोग पब्लिक सेक्टर को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रेटेजिकली चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ताकि रिस्क कम से कम हो। इफेक्टिव इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, बिजनेस मॉडल बनाने पड़ेंगे, मार्केट में अच्छा डिज़ाइन लेके आना पड़ेगा, R&D प्रमोट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे है ना, एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप भी है। अब आप जस्ट ट्रांजिशन तो समझ गए होंगे,
ठीक है। तो ये भी फाइनेंस का एक मैकेनिज्म ही है। ये उन कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा कोल का इस्तेमाल करती है ना, उनको ट्रांजिशन करने में मदद करता है, ताकि उनके ट्रांजिशन के प्रोसेस में ना कोई सोशल कॉन्सिक्वेंस ना हो। यानी कि इमेजिन करो, इंडिया के अंदर मोस्टली चीज़ें कोल बेस्ड चल रही होती हैं, कितने सारे लोग लगे होंगे कोयले को खदानों से निकालना, ट्रांसफर करना, क्लीन करना, प्रोड्यूस करना। तो अगर आप कोयले को ट्रांजिशन करोगे, उसमें कोयले से आप रिन्यूएबल की तरफ जाओगे, कितने सारे लोगों का काम खत्म हो जाएगा, उनकी सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप्स होती है ना, ये ऐसे लोगों की ना सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। देन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हम लोग स्टेट लेवल का फ्रेमवर्क बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा ना ऊपर, सेंटर और स्टेट के बीच में इशू होते हैं, तो हम स्टेट लेवल का फ्रेमवर्क बना सकते हैं। उसमें प्लान, एक्शन, गवर्नेंस प्रोसेस। फिर डेटा की ज़रूरत है हमारे पास। अगर स्किलफुल लोग होंगे तो अच्छा डेटा होगा। तो दिस इज़ मोर अबाउट द डेटा एनालिटिक्स। आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी जॉब चल रही होती है डेटा साइंस की, डेटा एनालिटिक्स की। तो अच्छा डेटा होगा तो उसको स्टडी करना ईजी होता है ना। तो सबको अंडरस्टैंड करना क्या सिचुएशन की डिमांड क्या है, एंड इट द बेस्ट थिंग इज कि इट क्रिएट्स मोर एफिशिएंसी, डेटा एनालिटिक्स। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये टॉपिक तुम्हारे यहाँ पे खत्म होता है। इसमें एक एडिशनल चीज़ भी थी, ट्रैकिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये गोल 7 जो है हमारे पास टोटल 17 गोल्स हैं, उसमें 7 जो गोल है वो बात करता है अचीविंग अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो ये जो रिपोर्ट थी ये IEA, IRENA और UN का स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, वर्ल्ड बैंक, WHO, तो कितने सारे हैं, सबने मिलकर के इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि राइट नाउ जिस टारगेट से हम चल रहे हैं तो 2030 के टारगेट हमारे नहीं अचीव हो पाएंगे, जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड जो लोगों का एक्सेस है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के 2010 और 21 के बीच में, तो वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन का 84% से 91% तक इंक्रीज़ हो गया। यानी कि लोग बढ़ रहे हैं, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास एक्सेस डेफिसिट है। एक्सेस डेफिसिट मतलब कि यहाँ पर 505 मिलियन लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जिनके पास प्रॉपर तरीके का एक्सेस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन वो टाइमली अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली है, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे 505 मिलियन लोग हैं। तो उसके बाद चाइना भी आता है, चाइना के पास भी ये इशू है। तो एक डेटा है यहाँ पर, इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन, क्योंकि इसको बड़े मेजर इंस्टीट्यूट्स ने इस गोल को एड्रेस किया था। ये WHO, वर्ल्ड बैंक, UN, रीना, IEA। तो इट्स अ गुड रिपोर्ट, अच्छा है इसका डेटा। तो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी था, बट हम लोगों ने जिसमें जो भी चीज़ें बात की, आई थिंक दिस कंप्राइज बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड बहुत हद तक इंटरव्यू में भी ऐसी बातें आप लिख सकते हो अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस में टॉपिक अच्छे से समझ बन जाती है इसकी। तो वी हैव टॉपिक नंबर 5.3, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंट। मतलब ये थर्मल पावर प्लांट्स ही हैं। ये थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है जहाँ पर आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, लेकिन आप क्या करते हो कि स्टीम की हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो। स्टीम के लिए आपको पानी को बॉयल करना पड़ेगा, पानी को बॉयल करने के लिए आप क्या करते हो, कोयले का इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो उनमें से ना बहुत सारे एमिशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो उसके कुछ नॉर्म्स थे कि भाई आप इन रूल्स को फॉलो करके आप इनसे कंप्लाई करोगे तो चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो रिसेंटली हुआ क्या है, एक एनवायरमेंटल NGO है, उसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। उन्होंने ये असेसमेंट किया था कि कौन से ऐसे कोल वाले थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर सल्फर ऑक्साइड के जो एमिशन के नॉर्म्स थे वो फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, विल अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो थी ना, इसको उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, उन्होंने पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री पावर के अंडर आती है उनके डेटा को स्टडी किया था। तो इन्होंने असेसमेंट किया था बेस्ड ऑन FGD होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, कि भाई ये लोग डीसल्फराइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने एनालिसिस किया। तो उन्हें ये पता चला कि सिर्फ 5% ऐसे कोल पावर कैपेसिटी वाले जो थे ना थर्मल पावर प्लांट, सिर्फ वही हैं जो इन रूल्स को फॉलो कर रहे थे, सिर्फ 5%। 17% जो ओवरऑल कोल पावर कैपेसिटी थी ना वो भी इनिशियल स्टेजेस पर ही है, उन्होंने फॉलो करना ढंग से स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक्ट पास करके बनाई गई थी। तो 2003 का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था ना, उसके तहत इसको अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर बनाया गया था। इनका काम क्या है, इनका काम है कि कंट्री के अंदर ये देखना सारे कंज्यूमर्स को एक एडिक्वेट क्वालिटी में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। रिसेंटली इन्होंने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। अभी राइट नाउ हम कौन सा सेक्शन कवर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट। प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी इकोनॉमी की, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने CEA भी पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान भी पढ़ा था। ओके, अब उनके एमिशन नॉर्म्स क्या थे हम जरा उनको देख लेते हैं।
2015 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ना कुछ एनवायरनमेंट के एमिशन निकाले थे कि कैसे हम इन कोयले वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मर्करी के एमिशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे उन्होंने जो रूल्स बनाए थे ना एमिशन के स्टैंडर्ड्स, वो उन्होंने डाल दिए थे EPA 1986 के अंदर। हमारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1986 का, उसके अंडर इन्होंने डाल दिया था। फिर क्या होता है, 6 साल बाद 2021 में गवर्नमेंट ने उनकी टाइमलाइंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया था। अब कैसे किया था, उन्होंने ना 3 कैटेगरीज बना रही थी और उन्होंने डिफरेंट डेडलाइन दे दी। उन्होंने कहा कैटेगरी A, B और C, उन्होंने कहा दिल्ली NCR के रीजन के आसपास जो 10 किलोमीटर का रेडियस होगा ना, और ऐसी सिटीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी, उस एरिया के एक जो थर्मल पावर प्लांट्स थे उनको एक कैटेगरी A में डाला। उनको कहा कि आपको सारे के सारे जो नॉर्म्स होंगे ना, आपकी डेडलाइन पहले तो थी 2022 का 31 दिसंबर, बट अब आपकी डेडलाइन होगी 2024 का 31 दिसंबर, क्योंकि उनको समझ में आया कि इनको इन रूल्स को कंप्लाई करने में ना टाइम लगता है। उन्होंने कैटेगरी B दी थी, जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं या फिर जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, यानी कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो कर पा रही हैं, उसके 10 किलोमीटर रेडियस वाले जो थे उनको कैटेगरी B में डाल दिया। उनको एक डेडलाइन दे दी 2025 की। कैटेगरी C थी, बाकी जितने भी बच गए पावर प्लांट्स थे ना, उनको थर्ड कैटेगरी दे करके बोला आपके पास डेडलाइन है 2026 की कि आपको ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, वाटर के यूज़ पर उन्होंने कहा था कि ना सारे जो प्लांट्स जिनके पास वंस थ्रू कूलिंग है, उन सबको कूलिंग टावर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई टेम्परेचर लिमिट वगैरह होती है, इसमें डिटेल में नहीं जाना। जो बेनिफिकेटेड कोल होता है ना, उन्होंने कहा था इसमें फ्लाई ऐश जनरेशन को कम से कम करो। होता क्या है ना, जब कोयला जला रहे होते हो तो कोयले से ना बहुत सारा जो पार्टिकल निकलते हैं, धुआं निकलता है, उसमें ना फ्लाई ऐश भी निकल रही होती है। तो कोल बेनिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर जब कंबशन होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं उस रॉ कोयले से। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि हमारी फ्लाई ऐश की जनरेशन कम हो जाती है। फ्लाई ऐश कम हो जाएगी तो हमारे पास पॉल्यूटेंट है कम हो जाएगा, तो ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो हर एक जो थर्मल पावर प्लांट है ना, उसका जो जनरेशन स्टेटस है, उनको बोला गया कि आप 100% यूटिलाइजेशन पे काम करो, ताकि जितना भी टोटल ऐश जनरेट होगा ना, वो सारा का सारा फिर इस्तेमाल भी हो सके। कम हो पहले तो प्रोड्यूस, और जो हो उसको हम इस्तेमाल कर लें। देन डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर पावर प्लांट में उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज लगा दी। डिफरेंट स्टेज पे कैसे, उन्होंने कहा कोयले को जलाने से पहले प्री कंबशन कर लो, कोयले को जलाते हुए एक ये चीज़ें इंस्टॉल कर लो, और कोयले को जलाने के बाद ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। तो क्या कर रहे हैं ना, वो प्रोसेस में ना हर स्टेज के ऊपर एमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पोल्यूशन को, एमिशन को। उन्होंने कहा कोयले को जलाने से पहले ना उसको वॉश करो, ब्लेंडिंग करो, जलाते हुए ना एक लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर लगा दो, ठीक है, और ओवर फायर एयर लगा दो, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की बर्निंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। देन उनका लाइमस्टोन इंजेक्शन लगाओ, जो भट्टी होती है ना फर्नेस, उसके अंदर, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड के जो सल्फर ऑक्साइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा जब पूरा कंबशन हो जाता है ना, तो उन्होंने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की बात की थी। देन दे हैड नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन, पर्टिकुलेट मैटर एमिशन वगैरह, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट मेथड्स थे एमिशन वगैरह को सबको कंट्रोल करने के लिए। अब होता क्या है ना, ये जो गवर्नमेंट ने नए कानून बना दिए, नए स्टैंडर्ड्स डाल दिए, इनको इंप्लीमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस पूरे प्रोसेस में ना बहुत पैसा लगता है, ठीक है। तो 2020 के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि सारे एमिशन के नॉर्म्स को अचीव करने के लिए ना तकरीबन 1 लाख करोड़ का पैसा लग जाएगा, और इस काम को करने के लिए ना बहुत ही स्किलफुल लोग चाहिए, आप रेंडमली किसी को नहीं दे सकते। टेक्नोलॉजी है, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन है, एनालिसिस है, फीडबैक है, मेजरमेंट है। फिर उन्होंने कहा था कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल की टेक्नोलॉजीज़ थी जो हम लोगों ने ऊपर देखी थी, इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ना इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, R&D हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं इस सेक्शन के अंदर। फिर कोविड-19 के कारण क्या होता, पूरा का पूरा प्रोसेस ही डिले हो गया था इंप्लीमेंट कर पाना, खास करके जो FGD था हमारा। एंड उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसा थर्मल पावर प्लांट होता है ना, वो इन सारे नॉर्म्स मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स, ये सब रूल्स वगैरह होते हैं। उनका इनको जब कोई फॉलो नहीं करता ना, तो हम लोगों ने ना उनके लिए कोई हार्श पेनल्टी नहीं रखी हुई है, बड़ी मीगर सी पेनल्टी, थोड़ा बहुत उनको फाइन लगा करके छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ना उनको थोड़ा सा रिलेक्टेंट बना देती है। तो सजेशन दिए गए, उन्होंने कहा इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं, है ना, जो लोग डेडलाइन को मीट नहीं कर पा रहे, वी कैन फिगर आउट समथिंग फॉर देम। कोलैबोरेशन किया। उन्होंने कहा कि ना जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इनको ना बाकी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं सबके साथ ना मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकती आप सिर्फ नोटिस बना करके भेज दो, आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उनके इश्यूज़ क्या उनको समझना पड़ेगा। एमिशन का डेटा होना चाहिए हर एक स्टेक होल्डर के पास, वो ट्रांसपेरेंटली बताए कि भाई कितना इंपैक्ट हो रहा है, कितने उन्होंने रूल्स फॉलो कर लिए, उससे कितना एमिशन वगैरह कम हो पाया था। फिर उनको ना 1 साल का ग्रांट विंडो दे दो। ग्रांट विंडो का मतलब होता है कि आप पैसा दे दो 1 साल तक भी, 1 साल का खर्चा कितना है वो बता दो, उनको एक बार पैसा दे दो स्टार्टिंग में, तो वो अगर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उनको बेनिफिट दिखाई देगा, तो वो ना उस प्रोसेस को जल्दी जल्दी फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, वो एक्सपेडाइट कर देंगे। फिर
बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज़ होती है ना, PCT वाली पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जो हम दूसरी कंट्री से मंगा रहे होते हैं, उस पर टैक्स लगता है। तो सजेशन ये दिया गया था, उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस पर से ना टैक्स हटा दो। टैक्स हटा दोगे तो टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती हो जाएगी, तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, उनको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो वो आसानी से खरीद लेंगे। तो ये सारा था पूरा हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वाला टॉपिक, जहाँ पर उन्होंने इनके नॉर्म्स के कंप्लाइंस को लेकर के डेटा प्रिपेयर किया गया था। तो ये जो टॉपिक है ये आपको प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंस में आपका कुछ आएगा नहीं, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल याद कीजिएगा। और टॉपिक नंबर 5.4 इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 3 स्कीम्स अनाउंस की थी, और वो तीनों स्कीम्स डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित ही थी, एंड जो टोटल अमाउंट इसके लिए अलोकेट किया गया वो 8,000 करोड़ रुपीज़ का। हमारा ना एक विजन है 2047 को लेकर के, बिकॉज इन दिस ईयर इंडिया विल बी सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें एक कॉम्पोनेंट ये भी है कि हम इंडिया के अंदर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिस्टम को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। 2005 में हमारे पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट आया था, उसके तहत हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है किस तरीके से हम लोग भारत के अंदर डिजास्टर को मैनेज करेंगे। तो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अथॉरिटीज़ हैं। जैसे कि नेशनल लेवल के ऊपर हमारे पास NDMA है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये इसको हमारे जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वही इसको लीड करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेशनल प्लान होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसको बनाने के लिए हमारे पास एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है। देन हमारे पास NDRF है, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये हो गया हमारे सेंटर लेवल पर, यानी कि ये सारे के सारे स्टेट्स के साथ डील करेंगे। देन वी हैव स्टेट, सिमिलर टर्म्स में ही जैसे नेशनल लेवल पे था उसी का सब कुछ हमारे स्टेट लेवल पे होता है। जैसे स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट का एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट का डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एक सिमिलर पैटर्न में ही हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक डिस्ट्रिक्ट की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वहाँ उसको हमारे DC हेड करते हैं। पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे पास कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स नहीं होती, वो स्टेट लेवल से ही यूज़ किया जाता है। तो अभी 8,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च की गई है, ज़रा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 3 स्कीम है। एक 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम लोग अर्बन फ्लडिंग पे काम करेंगे। अर्बन फ्लडिंग मतलब शहरों के अंदर जो फ्लड आ जाती है ना, वहाँ पर। तो हमारे पास जो 7 मोस्ट पॉपुलस मेट्रोज हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे। आपने इन शहरों के नाम सुने होंगे, कभी ना कभी आपने किसी न किसी शहर को विजिट भी किया होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखोगे कि ज़मीन जो है वो कम है, तो पानी जो होता है ना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता ज़मीन के अंदर। बहुत ही कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, जिसके कारण से पानी ऊपर रहता है और वो फ्लडिंग होती है एक्सेसिव रेन में। देन नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए तकरीबन 825 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 17 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर इस तरह का एरिया है। देन फायर सर्विसेज जो होती हैं, अग्निशमन जो केंद्र वगैरह होते हैं, उन सबको मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑलरेडी कवर की हुई हैं। हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टेप्स लिए गए इंडिया के द्वारा। इंडिया एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं चाहते कि इसको डिजास्टर को होने के बाद मैनेज किया जाए, हम चाहते हैं कि उसको प्रिवेंट ही कर दें, होने ही ना दे। होने के बाद उसको कम भी किया जाए, एंड फ्यूचर में होने वाले किसी भी नए या फिर सिमिलर पैटर्न के डिजास्टर के लिए हम लोग प्रिपेयर भी रहें। तो हमारे पास एक 2021 का नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी था। हम लोगों ने इसके अलावा सैपलिंग्स वगैरह लगाए थे ऐसे रिवर वाले एरियाज जहाँ पर फ्लड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो वाटर के फ्लो को कम कर देते हैं। हम लोगों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिनको हम लोग शॉर्ट में EWS लिखते हैं, वो भी इस्टेब्लिश किए थे। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमको रेनफॉल का, फ्लड का 5 दिन से पहले एक एडवांस वार्निंग मिल जाती है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने एक प्रोएक्टिव फंड एलोकेशन के ऊपर भी बात की थी। तो 2005 से लेकर 14 तक और 2014 से लेकर 2023 इस ड्यूरेशन के अंदर इस फंड से NDRF को बहुत बार एलोकेट किया गया था अमाउंट। देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं फर्दर हम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। उसके अलावा हम लोगों ने एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल किया था, यानी कि SMS से लोगों को SMS के थ्रू जागरूक किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा SMS आते हैं आजकल कि आपके एरिया में हैवी रेनफॉल होने वाला है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, हेल स्टॉर्म हो सकता है। फिर एक पोर्टल बनाया गया था DMIS का, डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी सिस्टम ऐसे क्रिएट किया गया था। अब स्टेट्स और यूनियन जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी स्टेट्स में एक साथ डिजास्टर नहीं आते हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आसपास के 2 होते हैं, वहाँ पर कोई डिजास्टर आता है तो नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट उससे कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश की गई है।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी एट ग्रास रूट लेवल, क्योंकि एक्चुअल में तो सफरिंग जो होती है वो भी कम्युनिटी की ही होती है, और कम्युनिटी का ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड कर पाते हैं। दे आर द वन हु सफ़र, दे आर द वन हु नोज अबाउट द लोकल हुक्स एंड क्रोक्स। तो वो ज़्यादा अच्छे से अगर उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा तो उन्हीं को आपदा मित्र बनाने के लिए एक स्कीम भी है, उनको ट्रेन करना कम्युनिटी के वॉलंटियर्स को कि कोई कल को ऐसी कोई आपदा होती है दे कैन हेल्प इट। कुछ और भी इनिशिएटिव लिए गए थे हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कि 2016 में हमारी एक पॉलिसी आई थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की, और 2019 का हमारा नेशनल पॉलिसी भी था डिजास्टर मैनेजमेंट का। एनडीएमए की गाइडलाइंस से अलग अलग अर्थक्वेक, कोल्ड वेव, साइक्लोन पर। सो दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन द मेंस एग्जाम आल्सो प्रीवियसली। हमारे एक 10 पॉइंट एजेंडा भी है DRR पर कि डिजास्टर का रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देन वी हैव दिस नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, और इसके अलावा जो सेंडाई फ्रेमवर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण है DRR के लिए, उसको इंडिया ने साइन भी किया हुआ है। देन वी हैव CDRI, 2019 के अंदर इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। सो दीज आर द मेजर स्टेप्स देन यू नीड टू मेंशन व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू राइट डाउन कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया एट द नेशनल लेवल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क। जब भी का डिजास्टर को मैनेज करना पड़ता है ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एजेंसीज बहुत सारी हो गई तो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगी वो। NDMA एक हो गया, NEC एक हो गया, यूनियन लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, तो ओवरलैप होता रहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि प्रोग्रेस ना बहुत स्लो हो जाती है। तो देर आर सो मेनी प्लेसेस, यानी कि 8 स्टेट के अंदर ऐसे 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर अभी तक डिस्ट्रिक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स पेंडिंग ही चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को ना अभी तक हम लोगों ने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया है। इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है उसका, जब भी डिजास्टर के रिडक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं उस चीज़ के लिए। फिर हमारे जो भी फोर्स वगैरह होती है, एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ होती हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, उनको ट्रेन करना, इसके लिए हमारे पास पैसों की कमी पड़ जाती है। हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो थोड़ा सा इनएडिक्वेट है, क्योंकि उसके अंदर इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट नहीं हो सकता। उसको हम लोग मतलब ये नहीं बता सकते कि कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है। वी कैन से कि ठीक है इस एरिया के अंदर हैवी रेनफॉल हो सकती है, मे बी यहाँ पर फ्लडिंग जोन बन जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिस्क को लेकर के उसका डिसेमिनेशन मतलब होता है प्रसार करना, वो जो पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट है बहुत पुअर है। फिर हमारे पास अच्छे रोड नहीं है, सड़कें हमारी इतनी बेहतर नहीं है, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इस तरह के सिचुएशन में ख़राब हो जाते हैं। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, उसमें हेल्थ सर्विस है, फूड सर्विस है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं जिनको इमरजेंसी में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, उनकी हमारे पास अभी भी कंपैरेटिवली कमी है। उसके अलावा लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है कि भाई कल को अगर डिजास्टर आता है ऐसा तो उसमें कैसे अपने आप को, खुद को बचाया जाए, आसपास वालों को बचाया जाए, है ना। तो बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई थी कि भाई किस तरह से हम लोगों को सेंट्रल असिस्टेंस कैसे मिलेगा, है ना, कानून वगैरह कैसे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो उनका कंप्लायंस थोड़ा सा वीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम थी, सबको सबके रोल्स, सबकी जिम्मेदारियां टाइम से और तरीके से समझा दी जाए कि आपकी ये जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। फिर कम्युनिकेशन कैसे करना होगा, संचार किस तरीके से होना चाहिए, उस चीज़ के क्लियर लाइंस होनी चाहिए कि भाई ये अथॉरिटी इनको इन्फॉर्म कर सकती है, फिर ये अथॉरिटी इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर काम कर सकती हैं, एंड दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी विल प्ले दिस रोल। तो थिंग्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड। क्लाइमेट चेंज को का क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसे भी डिजास्टर प्लान में हमें ऐड करना चाहिए। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये पॉलिसी लेवल पर होगा इनिशियली, फिर फर्दर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड वी नीड टू ऑल्सो मेक श्योर कि हमारे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, तो लोगों को जागरूक किया जाए कि कल को अगर ऐसी आपदा होती है तो आप लोगों को कैसे सहयोग देना होगा। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। सिमुलेशन मतलब होता है एक तरीके से प्रैक्टिस करना कि भाई कल को फ्लड आ गई तो आप लोग कैसे करोगे, कहीं पर ब्रिज टूट गया तो एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस कैसे करवाया जाएगा। इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनकी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, उससे ना हमारी ट्रेनिंग वगैरह की जो टीम्स होती हैं उनकी स्किल, उनकी नॉलेज बढ़ती है। फिर हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर कुछ फॉल्ट्स पाए गए थे, तो उसमें इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करना, सीस्मिक मॉनिटरिंग को और बेहतर इंप्रूव किया जा सकता है। हम लोग ने बात की थी 2019 के अंदर ये CDRI को लेकर के। तो CDRI में राइट नाउ 31 कंट्रीज हैं, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें, इंडिया भी इसका मेंबर है। ये ना एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, UN एजेंसीज हैं। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है ना, हमारी कंट्री के अंदर इस तरह के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स बनाए जाएंगे जो क्लाइमेट को लेकर, डिजास्टर को लेकर के ना बहुत ही रेजिलियंट रहेंगे और उनका डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके में होगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट CDRI। इसमें एक न्यूज़ ये आई थी कि कैबिनेट ने ना रिसेंटली कहा था अबाउट द रेटिफिकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट, तो इंडिया और CDRI के बीच में। सीन क्या था, 2022 के अंदर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था कि CDRI को हम लोग एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उन्होंने ये वाला एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे अब इस एग्रीमेंट को साइन करने से क्या होता है ना कि यूनाइटेड नेशन का एक एक्ट है, उसके तहत ना बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं, इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो वो CDRI को मिल जाएंगे। तो UN का एक चार्टर होता है, वो अलाउ करता है कि उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं ना हर एक टेरिटरी के अंदर, उनकी लीगल कैपेसिटी, उनको कुछ प्रिविलेज इम्यूनिटीज़ मिलते हैं ताकि वो अपना
प्रॉपर जो काम होता है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। अब अगर साइनिंग होती है ना, ये जो HQ एग्रीमेंट था, इससे क्या होगा कि CDRI को ना एक लीगल पर्सोना मिल जाएगा, तो उसको अपने सारे के सारे फंक्शंस इंटरनेशनली करने में आसानी होगी। अपने एक्सपर्ट्स को डिप्यूट करना, अपने फंड्स को ग्लोबली डिप्लॉय करना, टेक्निकल एक्सपर्टीज देना, बाकी दूसरे इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स में काम आना। तो ये एक न्यूज़ थी कि CDR हमारे कैबिनेट ने बोल दिया। कैबिनेट मतलब हमारे जो मेजर 4-5 मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम लोग CDRA का एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है 5.4.1, दैट इज अर्बन फ्लड्स। अर्बन फ्लड्स क्या होती हैं? अर्बन एरिया, शहरी एरिया के अंदर एकदम से बहुत तेज पानी का बहाव आ जाता है, उसके कारण तूफान, आंधी तूफान के कारण। तो ये जो रूरल फ्लडिंग होती है ना, गाँव के इलाकों की जो फ्लडिंग होती है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड जैसे न्यू दिल्ली में अभी 2023 में आया हुआ था, लास्ट ईयर बेंगलुरु में था, 2020 में हैदराबाद में भी था। तो इस पर मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। इस चीज़ को हैंडल करने में चैलेंजेस ये होते हैं कि ना, ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अर्बन एरियाज के अंदर ना एक हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कि अब वो हीट के कारण क्लाउड्स भी रेन स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जो एरियाज में ड्रेनेज होती है ना, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। एकदम से ज़्यादा पानी हो जाता है ना, तो उनकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं है। फिर सिटीज़ के अंदर प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई है, लैंड यूज़ प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट कर लिया जाता है। फाइनेंशियल सोर्सेज हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि इस तरह की स्ट्रेटजीज पे काम कर सकें। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे हम लोगों ने SOP बनाया था। देखो SOP क्या होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि द मोमेंट अगर कोई इंसिडेंट होगा तो ये वाला पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले FIR फाइल की जाएगी ना, तो उसके बाद फिर कोर्ट केस होता है, फिर मजिस्ट्रेट के पास लेके अगर किसी को गिरफ्तार किया तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, आपको वहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को 24 घंटे में हाजिर करना होता है। तो ऐसी अर्बन फ्लडिंग के लिए ना, गवर्नमेंट ने भी अमृत जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके तहत एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया था। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा NDMA की गाइडलाइंस भी थी हमारी अर्बन फ्लडिंग की। होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया था और वार्निंग के लिए उसमें 3 कैटेगरी थी, येलो, ऑरेंज, रेड, बेस्ड ऑन की क्या इंटेंसिटी है, थ्रेट कितना है। देन आई फ्लोज मुंबई बनाया था, लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो एक ऐसे सेम सिस्टम चेन्नई में भी लाया गया। तो उसमें क्या होता था, फ्लड के लिए वार्निंग सिस्टम क्रिएट किया गया था, आपको चेतावनी मिल जाती है। तो वे फॉरवर्ड ये रहेगा, हम लोग ना एक इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें वाटर शेड होगा, लैंड यूज़ प्लानिंग हो, और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब है, मतलब ख़राब तो नहीं है लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। वहाँ पर किसी ने अगर फ्लड प्लेन एरियाज़ में इंक्रोचमेंट किया तो उनको वहाँ से हटा देना। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी होते हैं बहुत सारे शहरों के अंदर ना, कि भाई आंधी तूफान होगा तो बड़े ड्रेनेज बनाए जाते हैं, तो उसमें वो सारा पानी निकाल दिया जाता है स्टॉर्म का, उनको हैंडल करना। एक डिटेल्ड फ्लड हज़ार्ड बनाना, जोनेशन मैप्स बनाना, कंजर्वेशन रिस्टोरेशन करना अर्बन वाटर बॉडीज़ का, उसमें लीगल प्रोटेक्शन देना, इंक्रोचमेंट्स हटाना, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। देन वी हैव 5.4.2 फायर्स के बारे में। भारत के अंदर बहुत सारे फायर के इंसिडेंट्स देखे जा रहे होते हैं। तो रिसेंटली 2023 में क्या होता है, हैदराबाद का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था सिकंदराबाद में, वहाँ आग लग गई थी। 2019 के अंदर करोल बाग के एक होटल में आग लगी थी। न्यू दिल्ली में 1997 के अंदर उपहार सिनेमा में आग लग गई थी। तो भारत के अंदर ना फायर सेफ्टी के रेगुलेशंस हैं। 2019 में हमारा जो मॉडल फायर बिल था उसको अमेंड किया गया था ताकि सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी हो सके। तो 2016 में हम लोगों ने नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया था। 2020 में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, है ना। NDMA ने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या कुछ फॉलो करना चाहिए, हॉस्पिटल्स में कैसे कैसे फीचर्स होने चाहिए। तो दिस इज़ हाउ वी हैंडल फायर सेफ्टी इन इंडिया। लेकिन इस चीज़ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर ना बहुत सारे फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, उनको प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं किया जा रहा होता, और हो जाने के बावजूद बहुत बार ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करते हैं जो एरिया अनऑथराइज था। हम लोग इन चीज़ों की प्रॉपर इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग नहीं कर पाते होते हैं। उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ़ है, नहीं है, वर्किंग है, एक्सपायर हो चुके हैं। फिर जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। कैपेसिटी कम है, रिसोर्सेज की कमी है लोकल गवर्नमेंट के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ होते हैं। कभी कभी बहुत सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर नैरो लेन्स होती हैं, है ना। तो फायर ब्रिगेड को पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर नागरिकों के पास इतनी जागरूकता नहीं है, पीपल आर नॉट अवेयर इनफ कि हाउ टू हैंडल सच इंसिडेंट्स। सो व्हाट वी कैन डू इज़ ना कि हमारे ऑलरेडी लॉज बनाए गए थे उनका इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। दे आर जो भी हमारा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल था ना, वो प्रॉपर्ली सब अप्लाई करें। क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लोगों की जागरूकता कर सकते हैं और मजबूत मॉक ड्रिल्स कर सकते हैं। वो शहरों के अंदर क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप किसी शहर का हिस्सा हैं और आपके शहर में कोई मॉल वगैरह होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट उस मॉल का जो सीनियर पर्सन होगा ना, उस अथॉरिटी से ये बहुत सीक्रेटली डील किया जाता है। तो पुलिस उसके साथ डील करती है कि हम लोग यहाँ पर एक मॉक ड्रिल करेंगे। उससे क्या होता है कि फायर डिपार्टमेंट भी एक्टिवेट हो जाता है। तो एक फेक न्यूज़ फैलाई जाती है कि उस एरिया में आग लग गई है, बट एक्चुअल में आग लगती नहीं है। तो जो फायर ड्रिलिंग टीम होती है वो आती है, वो प्रैक्टिस से सब लोगों को इवैक्यूएट कराते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस, आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा शहर में। आई विटनेस दिस व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो इसलिए
देन हमारा रिस्क मिटिगेशन मैनेजमेंट पे होता है, अर्बन प्लानिंग पे वी कैन वर्क। रेगुलर फायर सेफ्टी की ऑडिटिंग की जा सकती है हॉस्पिटल्स में, सिनेमा हॉल्स के अंदर उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर एक्सपायरी के बाद उसको दोबारा से रिफिल किया गया नहीं किया गया, और जो वो शावर्स वगैरह होते हैं ना फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, वो है या नहीं, और वो एक्टिवेटेड है या नहीं, सेंसिबल है या नहीं है। फिर प्रॉपर इवैल्यूएशन करना, स्क्रूटनी करना जो भी परमिट लाइसेंसेस दिए गए थे। सो दीज आर ऑल द थिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक था एंड देयर कुड बी क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड ऑन बेस्ड ऑन दिस। इट वाज अ मेजर टॉपिक और 3 स्कीम्स में बहुत सारा पैसा भी अनाउंस किया गया, तो यू नीड टू लर्न ऑल द 3 स्कीम्स। बाकी जब एग्जाम होता है तो जस्ट बिफोर द एग्जाम यू नीड टू रीड अबाउट द पास्ट 6 मंथ्स में कौन से मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे अभी न्यू दिल्ली वाला जो अर्बन फ्लडिंग का इंसिडेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हैदराबाद चेन्नई का ऊपर क्वेश्चन आया था। सो इट डजंट मैटर लास्ट ईयर अगर कोई इंसिडेंट था वो सेम नेक्स्ट ईयर भी रिपीट हो सकता है, बिकॉज इफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट तो सिविल सर्विसेज में उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। टॉपिक नंबर 5.5 टॉक्स अबाउट क्लाउड सीडिंग। रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने एक टेस्ट फ्लाइट की थी क्लाउड सीडिंग की। आसान भाषा में अगर आपको क्लाउड सीडिंग बताऊं तो आर्टिफिशियल रेन को ही क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। ठीक है, जो मॉइस्चर होता है ना एयर के अंदर, वो एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाता है कि फिर वो होल्ड नहीं कर सकता अपने आप को, देन इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। तो कारण क्या होता है ना कि जो भी कंडेंसेशन होती है ना उसको करने के लिए केमिकल न्यूक्लियर क्रिएट किया जाता है। इट्स सिंपल एज लाइक दिस। तो 2 तरीके होते हैं कि आप क्लाउड्स के अंदर न्यूक्लियर पार्टिकल ऐड कर सकते हो। आप लार्ज कैनन्स यानी कि बड़ी बड़ी वो गन्स टाइप की होती है उनका इस्तेमाल करते हो और आप इन पार्टिकल्स को आसमान में शूट करते हो। दूसरा आप एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करते हो जो इन पार्टिकल्स को ड्रॉप कर देता है। ये रेड कलर में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर रेड कलर के अंदर सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया था। तो कुछ 8 केमिकल्स हैं जिनका क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड इज मोस्ट कॉमन वन और ये आई थिंक प्रीलिम्स में आ चुका है एक बार पहले। उसके अलावा बाकी ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया कंपाउंड। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस नेम्स, यू कैन नॉट इग्नोर देम। क्लाउड सीडिंग के फायदे क्या होते हैं? जिस एरिया में सूखा पड़ रहा होता है ना, ड्राउट मैनेजमेंट, तो एज पर IMD 87% इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना दे आर वल्नरेबल टू ड्राउट्स, यानी कि वहाँ पर भविष्य में सूखा पड़ सकता है, तो वहाँ पर ये आर्टिफिशियल रेन काम आएगी। एयरपोर्ट्स का कुछ एरिया होता है ना वहाँ पर फॉग होती है यानी कि धुंध का होता है, तो वो क्लाउड सीडिंग से ना उस धुंध को वो खत्म कर देते हैं। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं तो विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है। हमारी 2021 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत का जो 35% फॉरेस्ट कवर है ना उसमें फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस हैं, तो क्लाउड सीडिंग से उस आग को बुझाया जा सकता है। सप्रेस द हेल, कभी कभी क्या होता है ना आंधी तूफान वगैरह के कारण ना बहुत सारी धूल मिट्टी भी आसमान में हो जाती है, उन सबको भी सेटल डाउन करने के लिए बहुत मदद होती है। कभी कभी रेनफॉल को डाइवर्ट करना होता है किसी दूसरे रीजन के अंदर, जैसे कि 2080 के ओलंपिक्स की ओपनिंग में बीजिंग में भी ये चीज़ की गई थी, तो उस एरिया को प्रेसिपिटेशन फ्री क्रिएट किया गया था। वाटर अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करना होता है। कुछ एरियाज होते हैं रेनफॉल के जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, बट देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए। लेकिन ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें एक प्रॉब्लम होती है बायो एक्यूमुलेशन की, क्योंकि हम लोग ने केमिकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके से टॉक्सिक का काम कर सकता है हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है ना, वो केमिकल होता है ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका रेट ऑफ इनटेक बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे कि मछली हो गई, मछली अगर उस पानी को बार बार पीती रहेगी, ठीक है, तो वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स पानी के मछली में गए, फिर उसकी मछली के नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, वो भी उसी पानी को पी रही होती है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में वो भी ऐसे पानी को पी रही होती है। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए ऐसी चीज़ें टॉक्सिसिटी बढ़ने लग जाती है। कार्बन फुटप्रिंट भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग ड्राई आइस का इस्तेमाल करेंगे तो ड्राई आइस तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, वो ग्रीन हाउस गैस भी होती है, तो हीट को ट्रैप भी करेगी। इफेक्टिवनेस में थोड़ा सा डाउट भी होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस दी थी 2017 के अंदर कि कहाँ पर ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी भी बहुत होती है। फिर सभी तरह के क्लाउड्स इसके लिए सूटेबल नहीं होते हैं, तो क्लाउड जो होते हैं दे शुड बी डीप इनफ और एक सूटेबल टेम्परेचर होता है -10 डिग्री से -12 डिग्री सेल्सियस तक का, तभी सीडिंग की जा सकती है। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लोग एक इकोसिस्टम को, जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग समथिंग आर्टिफिशियल। तो टेम्परेचर में रेनफॉल के पैटर्न्स को चेंज करने से वैसे भी नुकसान हो सकते हैं। तो बहुत सारे ड्राउट अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है वो हम तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन उसके कारण आसपास की वेजिटेशन भी होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो ड्राउट एरियाज़ में ही होती हैं, ज़ीरोफाइट्स वगैरह होते हैं, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है उन पर। सिंपल टॉपिक है, बेसिक डेफिनेशन और ये केमिकल कंपाउंड्स तो आपके प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। बाकी द टॉपिक ओवरऑल इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इश्यूज़ क्या होते हैं, दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जाम आल्सो। नाउ विल बी स्टार्टिंग द न्यूज़ इन शॉर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट सेक्शन। 5.6.1 यूएन की हाई सीज ट्रीटी, एग्जाम में पूछ चुके हैं ये यूएन क्लोज के बारे में। तो इसको एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर,
ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो उन्होंने हाइट सीज ट्रीटी के ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा था कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के अंदर जो समंदर है उसको लेकर के क्या जुरिस्डिक्शंस होने वाले हैं। तो यूएन क्लॉज के तहत इसको अडॉप्ट किया गया है, लीगली बाइंडिंग है ये, और जब 60 कंट्रीज को रेटिफाई कर देंगे तभी शुरू हो जाएगा। इस ट्रीटी का काम क्या होगा, बहुत सारे ना पॉलिटरी पेज प्रिंसिपल वाले जो मैकेनिक प्रोविजंस होते हैं ना उनको इम्प्लीमेंट करवाना। पॉलिटरी पे मतलब जो प्रदूषण करेगा वही उसका पे भी करेगा। फिर हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ना बहुत सारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है फॉर आवर डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो वो किसके जुरिस्डिक्शन में आएगा, किसके में नहीं आएगा। इसके अलावा ओशन को मैनेज करना है ना, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना, ओशन एसिडिफिकेशन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, एंड वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनमें उन लोगों से परमिशन लेना, उनसे साइंटिफिक रिसर्च की परमिशन लेना। ठीक है, उनको इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना, ये सब चीज़ें हमारी यूएन की हाई सीज ट्रीटी में आएंगे। फिर इंटरनेशनल वाटर्स में एक हाई स्केल का मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी डेवलप करना चाहते हैं। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी होगा जो इस कंप्लायंस के ऊपर काम करेगा। 5.6.2 आता है बोन क्लाइमेट मीट, तो रिसेंटली हुई थी। इसका एजेंडा था कि दुबई में होने वाले COP28 के लिए प्लानिंग करना। तो एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क आया था ग्लोबल स्टॉक टेक का, इसको रिलीज़ किया गया था। इनका एम था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के कौन सी कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया ना उस सबका असेसमेंट करना। देन एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम था जो 2021 वाले COP26 में जो ग्लासगो में हुआ था वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने कंप्लेन की थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना इन्होंने अभी तक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हमको प्रोवाइड नहीं किए हैं। COP27 में लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल, भाई ये ना याद रखना, ये सारे के सारे ग्लोबल स्टॉक एक वर्क प्रोग्राम कौन से COP में होते हैं, इस पर आ जाते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे। लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल COP27 में आया था 2022 में। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस ईयर में डेट फॉर नेचर स्वैप करेगा। डेट फॉर नेचर स्वैप का मतलब होता है कि कंट्रीज़ अपने जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के कमिटमेंट्स होते हैं ना इन सबको मीट करने के लिए अपना डेट को जो कॉन्सेप्ट होता है डेट जो डेट होता है ना उसमें थोड़ा सा कटिंग करेंगी। तो इट्स नॉट दैट बिग डील। अगर इसमें मैक्स टू मैक्स आपसे कुछ पूछेंगे ना, वो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि डेट फॉर नेचर स्वैप क्या होता है, वो पूछेंगे कि डेट फॉर नेचर स्वैप जो है ना वो कौन से बैंक का है। तो उसमें आपको नाम दे देंगे, IMF दे देंगे, वर्ल्ड बैंक दे देंगे, है ना, ADB दे देंगे और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दे देंगे। तो बस इतना ही याद रखो, ये लाइन मैंने जो हाईलाइट की थी, व्हाट इज़ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ, किसने कौन से बैंक ने कॉन्सेप्ट किया था, तो जस्ट रिमेंबर EIB ने किया था। पेरिस फाइनेंस मीट हुई थी, एक समिट हुई थी। समिट का मतलब होता है जिसमें टॉप लीडर्स आते हैं। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, पैक्ट का मतलब क्या होता है, समझौता, एक एग्रीमेंट। तो ये फ्रांस में होता है रिसेंटली। इनका काम था कि जो लो इनकम वाले स्टेट्स होते हैं ना और उनके ऊपर कर्जा भी बहुत सारा होता है, तो उसके अलावा किस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर सकते हैं ना, किसी भी युद्ध वगैरह के बाद उनका फाइनेंशियल सिस्टम कैसे रिफॉर्म करना है, इन सबको लेकर के एक समिट की गई थी, न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट। तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है ना उनके लिए $200 बिलियन का एक मल्टी डेवलपमेंट बैंक से लेंडिंग कैपेसिटी डेवलप की थी। फिर उन्होंने कहा था $100 बिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको थ्रू SDRs। ये हम लोगों ने एग्जाम में पूछ चुके हैं आपसे, SDR हम लोग कवर भी बहुत बार कर चुके हैं। एक 2.5 बिलियन यूरो का जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप था, ये हम लोगों ने कवर ऑलरेडी कर लिया क्या होता है ये। फिर इस साल 2023 में एक $100 बिलियन का जो क्लाइमेट फाइनेंस का गोल था जो पेंडिंग चल रहा था उसको भी डिलीवर किया जाएगा। Then we have Global Environment Facility approves the Global Biodiversity Framework Fund GBFF। 64th ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की काउंसिल की मीटिंग हुई थी। अब ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ना, बेसिकली इन्होंने ना कुछ फंड क्रिएट किया था। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से ना पैसा इकट्ठा करते हैं, और पैसा जो होता है इनके एक्शन एरियाज पे काम करने के लिए होता है, खास करके जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वगैरह होता है उनके कंजर्वेशन के लिए, रिस्टोरेशन हो गया, है ना, और स्पेशल प्लानिंग वगैरह के लिए। बस इसमें इतना ही जानना था हमको। अब ये एक फैसिलिटी है, इसमें ये जान लो, मतलब ना बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलकर के ना एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनाई थी। इस फैसिलिटी के अंदर ना सारे पैसे वैसे सबमिट करते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे जब री और समिट का पढ़ते हो, तो डोनर कंट्रीज़ जो होती है ना अपना सारा पैसा इसके अंदर ऐड करती हैं। ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है फॉर दीज ग्रुप्स। ये ग्रुप्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, CBD, UNFCCC, POP, UNCCD और मिनामाटा कन्वेंशन। इनको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से पैसा मिलता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर GEF के बारे में। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया गया था 2023 के अंदर, और इसमें 50 साल हो चुके थे इसके सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई। 1973 में इसकी शुरुआत की थी UNEP ने। इस साल जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ थी ऑफ कोटे डी इवोर, उन्होंने नीदरलैंड के साथ पार्टनरशिप की थी टू बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन।
हमारे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने मिष्टी लॉन्च किया था। 2 स्कीम्स हैं, अमृत धरोहर और मिष्टी। तो मिष्टी तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैंग्रोव इनिशिएटिव ऑफ शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। बेसिकली जो हमारे एरिया कंट्री के अंदर मैंग्रोव पाए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए। यूएनईपी क्या है? इसके हेडक्वार्टर केन्या में है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1972 में आई थी। इंडिया भी मेंबर है, 93 कंट्रीज का स्टेट्स हैं। ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट का एजेंडा सेट करने के लिए काम करते हैं। इनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये ज़रूरी है, आप इनका ज़रा नाम पढ़ लीजिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज एंड फूड चॉइसेस, एक रिसर्च हुई थी, उसमें कहा था कि फूड कंजप्शन जो है ना 5 हाईएस्ट एमिटिंग कंट्रीज़ में, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और यूएस में, इसके कारण 40% जो हमारा फूड सप्लाई चेन एमिशन होता है ना 2019 में, वो हुआ था बिकॉज ऑफ फूड कंजप्शन इन ऑल दीज कंट्रीज़। तो एक डेटा है, आप चाहें तो कहीं मेंस में लिख सकते हैं, कहीं पर फूड की बात हो रही होगी, कहीं पर इन कंट्रीज़ की बात हो रही है, कहीं एमिशन की बात हो रही है। तो लोगों की जो फूड चॉइसेस हैं उनके कारण ग्लोबल एमिशन हो रहा है ना। लोग अक्सर अपना एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे रेड मीट हो गया, डेयरी, है ना, इसके कारण एमिशन बढ़ता है। तो अगर आप रेड मीट कंज्यूम करते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, फार्म श्रिम्प, है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि जो जानवर होते हैं ना, रूमिनेंट एंट्रिक एमिशंस, रूमिनेंट होता है कि ये जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गया, ये लोग खाना खा के जुगाली करते हैं ना, तो इनका जो स्टमक होता है ना, उससे बहुत सारा एमिशन भी निकलता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। तो इनके कारण एमिशन कंट्री वर्ल्ड वाइड एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है। फिर अगर आप पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हो, उसके कारण भी होता है ना। फूड अगर आप उसके ट्रांसपोर्ट में, उसको रेफ्रिजरेट करने में भी बहुत सारी मशीन लगती है, बिजली पानी का खर्चा होता है। एंड कभी कभी ना हम लोग अनसस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड फूड को भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो कि बहुत हद तक सिंथेटिक फर्टिलाइजर से बनाया जाता है, उसके कारण भी फूड का वेस्टेज भी होता है। एटलीस्ट 6% जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि फूड बहुत वेस्ट हो रहा होता है। वी हैव सब्सिडीज एंड द क्लाइमेट चेंज। एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उन्होंने कहा था कि जो भी सब्सिडीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, इनसे ना क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, फॉसिल फ्यूल के अंदर ना हम लोग बहुत तरीके से सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज ना बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ जो हैं उसके कारण 2.2 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि 14% ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। भी डेटा कितना अच्छा है ना। सब्सिडीज़ का कहीं पर टॉपिक आता है GS3 में, मेंस में आप लिख सकते हो। बाकी वैसे आपको समझ भी होनी चाहिए, कल को इंटरव्यू में पूछ ले कि क्या है सब्सिडीज़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है ना WTO के अंदर एक क्लॉज यूज़ करता है जिसमें इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करता है अपने फार्मर्स को। तो कल को आप इंडिया के अगर क्रिटिकल एनालिसिस करते हो तो आप बता सकते हो कि सब्सिडीज़ का ये भी नुकसान होता है, एज पर द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। एक ड्राफ्ट है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, उसके इम्प्लीमेंटेशन रूल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई किया था एक ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब समझो, ग्रीन होगा तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट की बात करेगा, क्रेडिट मतलब कहीं ना कहीं लोन वगैरह की बात की जा रही होगी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो हमारा EPA है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत हम लोग ये प्रोग्राम सेटअप करेंगे। तो ये क्या होगा, ये एक इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होगा जिसमें इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायत वगैरह सब अपने अपने एक्शंस के ऊपर काम करेंगे, वो सारे एक्शंस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो एक मास मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं एनवायरनमेंट पॉजिटिव एक्शंस की, और हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना मिशन लाइफ का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएट किया था, उसको और बेहतर तरीके से रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन जो है वो इसको एडमिनिस्टर करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग। तो 2023 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। हमारे जो बाकी क्लाइमेट के गोल्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, मिशन लाइफ, उन सबको अचीव करने में मदद करेगा। तो GCP में क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बनाना, इको मार्क लेबलिंग, मैनग्रोव कंजर्वेशन, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर्स में काम किया जाएगा। शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस, इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो 6 महीने से कम होती है, इसलिए शॉर्ट बोलते हैं। ये गैसेज होती हैं जिनमें हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, उसमें बताया गया था कि ओशियंस कूल करते हैं प्लेनेट को, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस को रिलीज़ करते हैं। इसके कारण 8 से 10% तक की कूलिंग होती है। तो मेनली ये फाइटोप्लैंक्टन, अलगी होते हैं, वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो ये वार्मिंग को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, है ना, बाय डिप्लीटिंग द ओजोन, और कूलिंग जो एरोसोल्स होते हैं उनको रिडक्शन से। लीड रेटिंग सिस्टम, ये ना एक बिल्डिंग्स को हेल्दी, एफिशिएंट और कार्बन इफेक्टिव बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है रेटिंग सिस्टम का। तो रिसेंटली इंडिया ने अपने नेट ज़ीरो सर्टिफिकेशन में US और चाइना को लीड की रेटिंग्स में पीछे कर दिया था। तो एक सर्टिफिकेशन सिस्टम होता है, US का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है,
उसके द्वारा बनाया गया था और उसको ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन हैंडल करता है। तो लीड इंडिया प्रोग्राम जो था वो इंडिया के द्वारा हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वो उसको हैंडल करता है। तो इंडिया के पास ऐसे 73 लीड जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें 45% से भी ज़्यादा जो हैं 150 के जीरो सर्टिफिकेशंस हैं। हरियाणा और तमिलनाडु इसमें लीडिंग सर्टिफिकेशंस के हैं। इंडिया का अपना भी एक ऐसा बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, इसका नाम ग्रह है, GRIH, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो हमारा जो टेरी है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। इसमें 5 स्टार की रेटिंग होती है और आपकी बिल्डिंग की रेटिंग की जाती है। हर 5 साल में उसके रेटिंग को चेक किया जाता है। देन वी हैव नेशनल वाटर अवार्ड्स। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए थे। उसमें प्रोमिनेंट विनर्स थे, मध्य प्रदेश तक टॉप पे था और ओडिशा का जगह गंजम वो भी सेकंड, वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर काउंट किया गया था। तो 2018 में ये स्टार्ट किए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर के द्वारा। देन वी हैव DT प्लांट्स, डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट्स। DT प्लांट्स क्या होते हैं? ये बहुत हद तक डिहाइड्रेशन को झेल सकते हैं, यानी कि अगर ये अपना 95% वाटर लूज भी कर देंगे ना तो खुद को भी दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं जब उनको पानी मिल जाएगा। तो यानी कि एक तरीके से आप कैसे तो डेजर्ट एरिया में, ड्राउट फेस्ड एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। तो एक नई स्टडी के अंदर 62 ऐसे डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाए गए थे और इनको एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम लोग रेजरेक्शन प्लांट्स भी बोलते हैं। रेजरेक्शन का मतलब होता है कि मर के जिंदा हो जाना। ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये बहुत सारे रॉक आउटक्रॉप्स में पाए जाते हैं। प्रोटोस्टेरॉल बायोटा, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यूकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं एंड इनके कारण माना जाता है कि लाइफ का इवोल्यूशन भी हुआ था। यूकैरियोट्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड आज के डेट में जो मॉडर्न फॉर्म होती है यूकैरियोट्स की होती है फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, अमीबा। तो रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी, है ना, एक रिसेंट स्टडी थी, प्रोटोस्टेरॉल बायोटा इनहेबिटेड द अंडर वाटर वर्ल्ड ओवर 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो पता चला था कि प्रोटोस्टेरॉल बायोटा की शुरुआत 1.6 बिलियन सालों पहले हुई थी। बैन ऑन द ड्रग्स हार्मफुल फॉर द वल्चर्स। DTAB है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। उन्होंने रिकमेंड किया था कि 2 और ऐसी ड्रग्स हैं जो वल्चर्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है, उनको बैन कर दिया जाए। कौन सी हैं? कीटोप्रोफेन और एसिलोफेनेक। तो कभी कभी ना लाइफ स्टॉक एनिमल्स जो होते हैं ना हमारे, मतलब जो गाय भैंस वगैरह होते हैं, उनके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो DTAB है ना, ये एक बॉडी है जिसका काम होता है ऐसे सारे टेक्निकल मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेना। तो ये जो सारी होती है ना दवाएं, कीटोप्रोफेन, एक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, है ना, उसके बाद ये निमेसुलाइड, ये सारी की सारी इनको बोलते हैं NSAID, मतलब ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। तो ये जानवरों वगैरह के ट्रीटमेंट में बहुत इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन माना गया था कि वल्चर्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, है ना। तो डाइक्लोफेनेक को तो ऑलरेडी हम लोगों ने बैन किया गया है। होता क्या है ना कि कभी कभी ना जो जानवर होते हैं ना वो इनको कंज्यूम करते हैं, उनको ट्रीटमेंट होता है, फिर वो लोग जानवर मर जाते हैं, ठीक है। तो उनकी वो जो कैराकैस होता है ना, डेड बॉडी होती है एनिमल की, उसको वल्चर वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी में चला जाता है। तो उससे वल्चर की भी पूरी जो स्पीशीज़ है ना वो ख़त्म होने की कगार पे आ जाती है। रिवर सैंड माइनिंग, NGT ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होंगे ना उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको रिवर सैंड माइनिंग करनी है तो। और NGT ने इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को बोला था कि आप गाइडलाइंस बनाओ। तो कंट्री के अंदर जब तक आप ये कॉन्सेंट नहीं मिलेंगे, 1 सितंबर 2023 के बाद अगर आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन नहीं लोगे तब तक आप सैंड माइनिंग नहीं कर सकते। तो सैंड माइनिंग में क्या करते हैं, सैंड ना एक अपने आप में एक माइनर मिनरल होता है अंडर माइंस एंड मिनरल्स का जो एक्ट है उसके तहत। तो उसमें क्या करते हैं कि जो नदी के आसपास में होता है ना, बजरी वगैरह होती है, वो सब लेते हैं, उसी को बोलते हैं सैंड माइनिंग। वो खनन माफिया भी बोलते हैं उसको। तो वो लोग उसको लेकर के इकट्ठा करते हैं ओशियंस के आसपास से, रिवर बेड से, बीचेस से, और उसको बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। मरीन नॉइज़ पॉल्यूशन, CMS है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। उनकी एक रिपोर्ट आई थी नॉइज़ पॉल्यूशन को लेकर के। तो उन्होंने कहा था कि नॉइज़ पॉल्यूशन के 3 रिसोर्स पाए थे। शिपिंग, मतलब मरीन एरिया में तो जो चलती है ना, बोट शिप चलती है, तो उनसे बहुत सारा शोर होता है। सीस्मिक एयर गन सर्वेज होते हैं, तो ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने के लिए ना सर्वे की रहते हैं, मतलब समंदर के अंदर ना ड्रिल कर करके चेक करते हैं, तो उससे बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट होता है। फिर पाइल ड्राइविंग होते हैं, तो विंड फार्म्स क्रिएट किए जाते हैं, बाकी मरीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है कि अब पाइल फार्मिंग क्या, ड्राइविंग क्या होगा, मतलब आप ये समंदर है, इसके आसपास कोस्टल एरिया के ऊपर अगर आपने कुछ सड़क भी बना दी है, ऐसे जैसे मुंबई के इधर मरीन ड्राइव वगैरह हो गया, तो आसपास में दुनिया भर की गाड़ियाँ चलती, बहुत सा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इंडियन ओशन डायपोल, IOD बोलते हैं इसको। तो सी सरफेस जो होता है ना, उसके टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है ना ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स ऑफ द इंडियन ओशन में, वो डिफरेंस को बोलते हैं IOD। तो जो एल निनो है वो काफ़ी फॉर्मुलेट एस्टेब्लिश हो चुका है इस साल पैसिफिक ओशन के अंदर,
एक पॉजिटिव आईओडी डेवलप हुआ है और माना जा रहा है कि ऐसा आगे फर्दर हमको इसे समझना पड़ेगा। अब देखो ये जो टॉपिक है ना एल नीनो वाला, ठीक है, नीनो सदर्न ऑसिलेशन और आईओडी वगैरह, ये ना यहाँ पर उन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो ये ना आपको अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे मत पढ़ना, ही मैगजीन्स में उसको उतना डिटेल में देते भी नहीं है। तो दे हैव एक्सप्लेन दिस ईयर। इंडियन ओशन डाइपोल का ये ग्राफ भी बनाया हुआ था, फिर ये इंडियन ओशन डाइपोल जो पॉजिटिव फेज होता है और जब ये नेगेटिव फेज होता है, तो मैंने इसमें फर्दर हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि बिकॉज डोंट रीड द सेम टॉपिक हेयर अगेन इन द मैगजीन, ये आपके स्टैटिक में ऑलरेडी है, तो रीड दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैटिक ओनली। साइक्लोन्स भी वैसे गिवन होते हैं आपके बुक के अंदर ही, बट अरेबियन सी में भी आया था। तो जो साइक्लोन्स होते हैं अरेबियन सी के अंदर वो यूजुअली इंडियन कोस्ट की तरफ नहीं आते, मोस्टली जो होते हैं मोर देन 75 जो होते हैं वो नॉर्थवर्ड जाते हैं या फिर नॉर्थ वेस्टवर्ड जाते हैं, फिर पाकिस्तान, ईरान, ओमान की तरफ। एक रिसेंटली स्टडी की गई थी, उसमें पता चला था कि 52% इंक्रीमेंट देखने को मिला था साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का 2001 से 2019 में। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है ना ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में सुना था ना, तो वो इससे पहले पाकिस्तान की तरफ चल रहा था, अब माना जा रहा है कि वो नॉर्दर्न गुजरात कोस्ट की तरफ आएगा और 15 जून के आसपास वो आ भी गया था, हम लोगों ने न्यूज़ में देखा भी था। ये मैगजीन पुरानी है जून की, तो जून की जुलाई में रिलीज़ होती है, जुलाई की अगस्त में आती है, इसलिए हम लेट पढ़ते हैं थोड़ा सा। बट साइक्लोन्स क्या होते हैं है ना, वो सब पता होना चाहिए। वार्म कंडीशन ज़रूरी होती हैं फेवरेबल, ताकि साइक्लोन्स की रैपिड इंटेंसिफिकेशन के लिए। साइक्लोन आपका एग्जाम में पहले आ भी चुका है मीन्स में भी, यू नीड टू रीड देम। अर्थक्वेक इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के अंदर कुछ माइल्ड इंटेंसिटी के अर्थक्वेक देखने को मिले थे 24 घंटों के अंदर। तो वहाँ पर कोलिजन होता रहता है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो सबड्यूस हो रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर, ये तुमको पता ही है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं हमारा जो इंडिया था, ये वाला जो ऐसे ऐसे ये जो पूरा रीजन था, ये पहले यहीं से तो आया था ना, यहाँ से ब्रेक करके आया है ये वाला रीजन। तो हमारी जो प्लेट है ये फर्दर भी मूव कर रही है, इंडियन प्लेट, ये पूरी यूरेशियन प्लेट है, ये उसके नीचे सबड्यूस हो रही है, उसके नीचे की तरफ जा रही है ये, ठीक है, और वो वाली प्लेट इसके ऊपर है। तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ ना कुछ जियोलॉजिकल मूवमेंट देखने को मिलती रहती है हमें। सीस्मिक गैप रीजन्स जो होते हैं वो एरिया होते हैं, हाई के एरियाज होते हैं जहाँ पर फ्यूचर के अंदर लार्ज अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। तो भारत के अंदर ये कुछ मेजर फॉल्ट्स हैं इस रीजन के अंदर, अगर आप रहते हैं तो यू नीड टू नो कि यहाँ पर ये एक मतलब ग्रेटर हिमालय का रीजन है, जहाँ पर ये टेथियन थ्रस्ट है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। अगर आपका ज्योग्राफी का ऑप्शनल है तो आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, बाकी बस जस्ट मैप को एक बार देख के आइडिया लगा लो भाई भारत के इस रीजन के अंदर ना बहुत सारे फॉल्ट्स, क्योंकि यहीं पर हिमालयस हैं। हिमालयस कैसे निकले थे, यहाँ पर पहले समंदर था, टेथीस सी था, ये वाले पूरे लैंड मास आता है, ये नीचे सबड्यूस होता है, वो ज़मीन ऊपर उठ जाती है ना, उस तरीके से। देन वी हैव द लास्ट न्यूज़, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टिल्टेड अर्थ स्पिन। नई स्टडी पता चला था कि जो ग्राउंड वाटर पंपिंग है ना, उसके कारण जो हमारा प्लेनेट है ना वो 1993 से 2010 तक 80 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में टिल्ट हो गया है। अभी तो कितनी अच्छी न्यूज़ है ना, आप इस डेटा को यूज़ करके ग्राउंड वाटर मतलब जब भी कोई ग्राउंड वाटर का टॉपिक आएगा वहाँ पर आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट भी खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सोशल इश्यूज़ में हमारा सबसे पहला टॉपिक है 6.1 सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO है उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसका टाइटल था एडवांसिंग सोशल जस्टिस। तो उन्होंने बात की थी कि किस तरीके से हम लोग सोशल जस्टिस पे काम कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सोशल जस्टिस क्या होता है, क्या डायमेंशंस हैं, डिसेंट वर्क, ILO के बारे में पढ़ेंगे, चैलेंजेस क्या आते हैं सोशल जस्टिस में, कैसे हम लोग अटेन कर सकते हैं, है ना। अ वर्क इज़ कंसिडर जस्ट इफ़ ये कंडीशंस पूरी होती हैं। तो इट्स इजी टॉपिक, पर यही जान लेते हैं कि ILO क्या है। जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब 1990 से ना आपको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस से और भी बहुत कुछ क्लिक करना चाहिए। तो सोच के देखो 1919 में क्या हो रहा था। एक तो मेजर चीज़ ये बताता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, इंडिया में जलियांवाला बाग वाला सीन हो रहा है ना, एवरीथिंग हैपन। उसके अगले साल फिर हमारा 1920, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस ईयर ऐसे लिखें और आपको क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा उस साल ये हुआ था, उस साल ये होता। अब यहाँ पर गांधी जी कहाँ थे, चंपारण वगैरह कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था इसके, ठीक है, सारे पता। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कितने समय पहले ऊपर नीचे हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज था, इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस। ILO और UN 1946 में ILO जो था ना वो UN की स्पेशल एजेंसी बन गया था, एंड इसमें वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट सबको इक्वल वॉइस देने के लिए इस पर काम किया जाता है।
तो राइट एट वर्क जो होता है उस पर स्टैंडर्ड्स, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करता है, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट और इनकम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, सभी की सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर काम करता है, इट स्ट्रेंथन्स द ट्री पार्टिज्म सोशल डायलॉग। 187 मेंबर्स हैं इसके, इंडिया भी इसका पार्ट है। और कुछ जो मेजर रिपोर्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है वो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। दो के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको इवन इफ दे डोंट आस्क दिस इन प्रीलिम्स ना, आपको मेंस में लिखनी होती हैं ये रिपोर्ट्स। ठीक है, सोशल जस्टिस क्या? सोशल जस्टिस में हम बात करते हैं फेयरनेस की, इक्वालिटी की, है ना। आपकी वॉइस की कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इन सब की वजह से आप कैसे अपनी लाइफ को डिफाइन करते हो, हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर लाइफ, हाउ डू यू शेप योर ओन लाइफ। ठीक है, तो इसकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और कैपेबिलिटीज़। आपके पास अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, आपका एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, आपकी हेल्थ केयर, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एक मीनिंगफुल काम करने के लिए। अब सोच के देखो, कितने सारे लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कितनों का सिलेक्शन हो पाता है? साल में 1000 के आसपास ही लोग होते हैं जिनको जॉब मिल रही होती है। बाकी कुछ लोग नेक्स्ट ईयर अपीयर करते हैं, कुछ दूसरे एग्जाम में चले जाते हैं, कुछ प्राइवेट में चले जाते हैं। बट क्या हर व्यक्ति के पास एक मीनिंगफुल जॉब वर्क होता है? क्या वो समाज में हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पा रहा होता है? फिर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कंट्री की, उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ना, उस चीज़ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वो गैप तो नहीं है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो भी हमारे डिसएडवांटेज या फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको कितनी अटेंशन दी जा रही है। फिर जस्ट ट्रांजिशंस वाली चीज़ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल भी होते हैं। देयर आर ऑल काइंड ऑफ ट्रांजिशंस दैट हैपन। ओके, व्हाट इज सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क? तो ILO ने कहा था डिसेंट वर्क जो होता है इसे प्रोडक्टिव वर्क फॉर विमेन एंड मैन। इन वहाँ पर कंडीशन होती हैं फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी और ह्यूमन डिग्निटी को लेकर के। तो वी इंश्योर डिसेंट वर्क फॉर ऑल, है ना। ये बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि इसके कारण सोशल जस्टिस प्रमोट होता है। इट एलिमिनेट्स पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, उसमें लिविंग वेज पे बात करते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है, मटीरियल वेलबींग को भी इंश्योर किया जाता है ना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर किया जाता है, हेल्थ हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, फैमिलीज हो गई, आप सोशल इंक्लूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, आर यू एबल टू वर्क विद डिग्निटी और नॉट। तो हम कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस और जो डिसेंट वर्क है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। 2015 में ILO ने एक चीज़ लॉन्च की थी, उसको बोलते हैं डिसेंट वर्क एजेंडा। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स है ना, उसमें जो 8th गोल था उसको अचीव करने के लिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चैलेंजेस क्या आते हैं सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए? 2022 में 685 मिलियन पीपल वो ऐसे लोग थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे, और 2020 में 160 मिलियन के आसपास चिल्ड्रन, बच्चे ऐसे थे जो चाइल्ड लेबर में एंगेज थे। और हमें पता चला कि 50 बिलियन ऐसे लोग थे जो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं 2021 के अंदर। अभी जो मॉडर्न स्लेवरी होता है ना, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, एक पूरा का पूरा टॉपिक आया था। तो सी दिस इज इनजस्टिस जो है ना ऐसे परसिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास नंबर है, डेटा है ILO का, ये डेटा आपको याद रखना होता है, आपके एग्जाम में आते हैं टॉपिक्स। वी हैव वाइड स्प्रेड लेबर मार्केट इनसिक्योरिटी। तो वी हैव दिस डेटा ग्लोबली, more than 4 billion people they are excluded from any point of any form of social protection, हेल्थ का हो, इंश्योरेंस का हो, एजुकेशन का हो, है ना, कोई भी सिक्योरिटी इनके पास है ही नहीं। मोर देन 60% जो हमारी ग्लोबल वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रही है। ये डेटा याद रखने का है कि नहीं? कितनी जगह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पर। देन इनइक्वालिटी इज हाई एंड इट इज़ राइजिंग। ग्लोबली जो विमेन है दे अर्न अप्रॉक्सीमेटली 20% लेस देन मैन। तो ये भी एक चीज़ है। दे हैव लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, है ना, उसके पब्लिक गुड्स हैं, हेल्थ एजुकेशन भी हैं। वी वीकन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसअफेक्शन एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन नेशनल गवर्नेंस। वी हैव कंपाउंडिंग क्राइसिस, जो भी इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिस हैं वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो कोई भी जो वर्क होगा, कोई भी काम आप कर रहे होते हैं, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट थिंग? उसका पोटेंशियल, उसकी डिग्निटी को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? जब आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, है ना, सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होगी वो एक सिक्योर फॉर्म में होगी, उसकी गारंटी भी आपको दी जाएगी। आपके वर्किंग कंडीशन काफ़ी सेफ रहेंगे, आपकी इनकम बहुत फेयर होगी। ऐसा नहीं कि आप काम बहुत कर रहे हैं पर आपको पैसा कम मिल रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ऐसी कुछ जॉब्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जहाँ पर आप दिन में शायद 4 से 5 घंटे काम करते हो और एक व्यक्ति महीने के अंदर 8 से 9 लाख रुपये कमा रहा होता है। ठीक है, वहीं पर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को भी देख सकते हो, वो शायद 10 से 12 घंटे भी, मतलब पुलिस वालों को देख लो, वो तो 12 से 16 घंटे भी जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, 10-12 घंटे काम कर रहे हो तो उनकी सैलरी महीने की कितनी होती है? मतलब 60,000, 70,000। बाकी सारा पैसा कट के उनके अकाउंट में या फिर कहीं टैक्स वैक्स में या फिर सेविंग वगैरह में जा रहा होता है। एक व्यक्ति महीने के 8 से 9 लाख रुपये कमा रहा है और एक व्यक्ति साल के शायद 8 से 9 लाख रुपये कमा रहा होता है। कितना डिफरेंस होता है?
तो फेयर इनकम मिल रही है आपको आपके काम की या नहीं। सोशल प्रोटेक्शन में क्या कुछ आएगा वर्कर्स का, उनकी फैमिलीज़ का, क्या वो अपने सारे के सारे कंसर्न, अपनी शिकायतें अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनको इतनी आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, उनके पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, उनका सोशल इंटीग्रेशन डेवलप किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके, तो हम सोशल जस्टिस को अटेन कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू एंश्योर एक्सेस कि सब हर व्यक्ति को ना डिसेंट वर्क का एक्सेस होना चाहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटीज देयर, बट हाउ डू दे एक्सेस दैट, उनको उनकी परमिशन है, यूज़ कर पा रहे हैं क्या? इस चीज़ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। हम लोग जो भी डिसेंट जॉब्स होती हैं उनका रूरल एरिया में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, विमेन को और ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का एक्सेस दिलवाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सोशल प्रोटेक्शन के साथ एम्बेड कर सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन को कम कर सकते हैं, मिनिमम वेजेस जो हो सकते हैं उनको हम लोग इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, लोगों का उन पर भरोसा हट जाता है, उन पर भरोसा दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है ना। उसके लिए हम लोग लोगों के साथ मिलकर सोशल डायलॉग कर सकते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, ताकि जॉइंट सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं। हमारा जो बिल था वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था, उसको जल्दी से इंट्रोड्यूस करके सिटीजन्स की डेटा प्राइवेसी पे काम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना। देन वी कैन हैव ग्लोबल कोलिशन फॉर द सोशल जस्टिस। हम लोग उसको एक ग्लोबल पॉलिसी की तरह हैंडल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फर्दर। फिर प्रोटेक्टिंग द पीपल ओवर द लाइफ साइकिल, है ना, उनकी अर्ली चाइल्डहुड की क्वालिटी कैसे बेहतर करेंगे, एजुकेशन, उनकी सोशल प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट करना। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा डेटा है इसके अंदर कि सोशल जस्टिस क्या होता है, डिसेंट वर्क क्या होता है, उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं। तो ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा मेंस का है। हाँ, ILO के बारे में आपसे शायद प्रीलिम्स में कुछ पूछ लिया जाएगा। दिस ईयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वो ये भी दे सकते हैं स्टेटमेंट में कि ILO जो था वो 1936 के अंदर UN का पार्ट बन गया था। तो जिसको पता होगा कि UN ही खुद 1945 में बना था, तो इसको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट मार्क कर देगा। तो इन चीज़ों को, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके हेडक्वार्टर को चेंज करके लिख देंगे वहाँ पर। तो इन दैट वे, ठीक है, ईजी टॉपिक। नाउ वी हैव द न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन ऑफ सोशल इशूज़। सबसे पहले हमारे पास आता है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर SDGs। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, उनको मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ना हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ना एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क की रिपोर्ट निकाली थी। तो उनको मेजर करने के लिए ना हमारे पास एक ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है। ये बनाया था एक इंटर एजेंसी ने और एक एक्सपर्ट ग्रुप ने। तो IAEG SDGs, इसमें कुछ मेंबर स्टेट्स वगैरह होते हैं। इसको UN के स्टैटिस्टिकल कमीशन ने बनाया था एंड इंडिया अपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से रिप्रेजेंट करता है सदर्न एशिया को। तो इतना ही जानना था इसमें। मतलब ये जो फ्रेमवर्क है ये GIF की तरह ये इवॉल्व होता रहता है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं पढ़ाने का। एक्चुअली में तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में ही पता होना चाहिए। 17 गोल्स हैं और 15 साल का टारगेट था। 2015 में इनको स्टार्ट किया गया था, 2030 में ख़त्म हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हाफ में हम लोग आ चुके हैं, हाफ से हम क्रॉस कर चुके हैं हाफ को। तो देखते हैं, अभी तक तो कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है इनमें। देन वी हैव द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया की रैंकिंग 127 है। तो इंडिया रैंक्स 127 आउट ऑफ 146। इंडिया का इंप्रूवमेंट देखने को मिला था और करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस की अगर देखते हैं तो टोटल 131 ईयर्स लगेंगे जब जाके हम लोग जेंडर इक्वालिटी में फुल पैरिटी मतलब होता है इक्वालिटी, वहाँ पर पहुँच पाएंगे। नंबर 1 आइसलैंड चल रहा है। आइसलैंड की पॉपुलेशन वैसे भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। और उसके बाद नॉर्वे है, फिनलैंड है। आपको पता होगा कि सारी की सारी जो नदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ऊपर की तरफ, जो यूरोप के ऊपर की साइड है, आर्कटिक रीजन के पास, इनकी रैंकिंग हमेशा बेहतर ही होती है। डजंट मैटर कि क्या सिचुएशन है, बस बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, भूटान वगैरह, इनकी भी रैंकिंग है इस तरीके से। बांग्लादेश इज़ ऑल्सो डूइंग बेटर देन इंडिया। गवर्नमेंट ने जेंडर पैरिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। मान लो अगर इकोनॉमिक लेवल की बात करते हैं, हेल्थ की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, राष्ट्रीय महिला कोष है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है। एजुकेशन में समग्र शिक्षा इनिशिएटिव है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। देयर आर सो मैनी अदर्स। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने 33% सीट रिजर्व की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में विमेन के लिए। देन 2023 का हमारा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स भी आया था। UNDP ने एक इसको रिलीज़ किया था। रिपोर्ट का टाइटल था ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस, है ना, सोशल नॉर्म्स को शिफ्ट करना टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। बस इतना याद रखो। मतलब ये आपकी चॉइस होगी, पर मुझे डेटा इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं था बिकॉज डेटा बहुत सारा होता है एग्जाम में लिखने को। बट ठीक है, आप लिख सकते हो। तो 9 आउट ऑफ 10 मैन एंड वीमेन दे होल्ड बायसेस अगेंस्ट वीमेन। मतलब कि 10 उसमें से आप 10 महिलाएं ले लो विमेन और 10 पुरुष ले लो, ठीक है। तो 9 आउट ऑफ दीज एंड 9 आउट ऑफ दीज दे हैव सम काइंड ऑफ बायसनेस। किसी न किसी तरीके का कोई
पक्षपात कर ही रहे होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट में। 50% लोग ऐसे थे जो मानते हैं कि जो पुरुष हैं वो अच्छे राजनीतिक नेता बनते हैं महिलाओं से ज़्यादा बेहतर, और 40% का ऐसा मानना था कि जो पुरुष हैं वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी बेहतर बनते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में। कुछ डायमेंशंस होती हैं हमारे जेंडर सोशल नॉर्म्स के, जैसे पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटीग्रिटी। तो इट्स योर चॉइस, ये कहीं लिखना तो नहीं होता है एग्जाम के अंदर। मॉडर्न स्लेवरी, ऊपर हम लोगों ने देखा भी था मॉडर्न स्लेवरी का, ये टॉपिक हम लोग पहले भी कवर कर चुके थे। तो मॉडर्न स्लेवरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ आपका एक्सप्लोटेशन किया जा रहा हो, है ना, ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको कोई थ्रेट है, कोई वायलेंस, कोअर्जन यानी कि फोर्स करना होता है, डिसेप्शन, कोई आपको धोखा दे रहा है, बट आप उसको मना नहीं कर सकते। इट्स डिफिकल्ट टू रिफ्यूज़, इट्स डिफिकल्ट टू लीव दैट थिंग। तो एक अम्ब्रेला टर्म होती है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं आज की डेट में, है ना, 2021 के हिसाब से, और 2016 के मुकाबले 10 मिलियन बढ़ गया है, यानी कि उस समय पर 2016 में ये 40 मिलियन हुआ करता था। इंडिया इसमें टॉप कर रहा है इस लिंक के अंदर, है ना। 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फोर्स लेबर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद चाइना है, देन रशिया इज़ ऑल्सो देयर। नॉर्थ कोरिया है, उसमें भी हाईएस्ट प्रेवलेंस है इस चीज़ का। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जो है, इनके अंदर ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है। तो ये माना गया था कि रिकॉग्नाइज करो और रिस्पॉन्ड करो, पहले तो जानो कि हाँ मॉडर्न स्लेवरी एग्जिस्ट करती है, और उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्ड करो। देन जो भी हमारा सोशल प्रोटेक्शन होता है, सेफ्टी नेट्स होते हैं, उनको और बेहतर तरीके से मजबूत किया जाए। माइग्रेशन की जो पॉलिसी होती है उनको रिपील किया जाए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को ह्यूमन राइट्स के ऊपर रखा जाए। ये कुछ इश्यूज़ हैं। डायमेंशन क्या होती है मॉडर्न स्लेवरी की? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उसमें फोर्स लेबर होता है, स्लेवरी होती है, फोर्स्ड मैरिज हो गया, आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, ये भी मॉडर्न स्लेवरी है। आपको कर्जदार हो किसी के, है, चाइल्ड सोल्जर्स होते हैं, और उसके अलावा सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डोमेस्टिक सर्विट्यूड है, घर में जो वो करते हैं, मतलब जो होते हैं ना मेड वगैरह होती है, उनको फोर्सफुली तरीके से लोग काम कराते हैं, उनको पैसा दे देते हैं लोन पर, फिर उनसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं। फिर ये सब चीज़ें होती हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022, इसकी रिपोर्ट आई थी, इसको रिलीज़ किया था यूएन का जो हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ हैं। तो उसमें पता चला था अराउंड 109 मिलियन के आसपास ऐसे लोग थे जो वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में, इनको फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह तक इनको निकाला गया था, इनकी जगह चेंज कराई गई थी। इनको डर था इनका प्रोसिक्यूशन हो सकता है ना, कोई विवाद हो सकता है, कोई हिंसा हो सकती है, इनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो सकता है। 76% जो वर्ल्ड के रेफ्यूजीज़ हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। तो कुछ रिकमेंडेशन भी दिए थे यूएनएचसीआर ने। उन्होंने कहा था कि कुछ ड्यूरेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनका वॉलंटरी रिपैट्रिएशन किया जा सकता है, इनको एक थर्ड कंट्री में रीसेटल कर सकते हैं, हम लोग रेफ्यूजीज़ का सेल्फ रिलायंस बिल्डअप कर सकते हैं, लोकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं रेफ्यूजीज़ का, सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं इन लोगों की। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी डन। यूएनएचसीआर क्या है यार, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये बिल्कुल लास्ट सेक्शन है, तो ये चीज़ आप बस स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, हेडक्वार्टर कहाँ है, अबाउट एंड एवरीथिंग। यूजीसी, और यूजीसी आपको पता होना चाहिए क्या है। तो यूजीसी जो है उसका एक रेगुलेशंस आया है 2023 का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज़ किया था। तो 2019 का जो रेगुलेशन था ना, उसको ही सुपरसीड कर जाएगा। तो ये रेगुलेशन पहली बार 2010 में आए थे, फिर 2016 में और 2019 के अंदर। तो अब इनका फोकस होगा क्वालिटी और एक्सीलेंस के ऊपर। हमारे रिसर्च इकोसिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, हमारा हायर एजुकेशन के लैंडस्केप को और बेहतर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कुछ क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक या फिर एक से ज़्यादा स्पॉन्सर बॉडी के अंदर आते हैं, अब वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती है? हमारा यूजीसी का जो एक्ट है ना, उसने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को अदर देन ए यूनिवर्सिटी, उनको एक स्टेटस मिलता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी वाला। तो ये यूजीसी एक्ट के अंदर आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? उनको नैक में ए ग्रेड होना चाहिए, है ना, 3 कंसेक्यूटिव साइकिल तक उनका 3.01 का सीजीपीए होना चाहिए, एनबीए का एग्रेडेशन होना चाहिए 2/3 एलिजिबल प्रोग्राम्स के लिए, टॉप 50 में होने चाहिए किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में एनआईआरएफ की, और जो ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग होती है उसमें टॉप 100 में होने चाहिए, तब आपको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल सकता है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी बनने वाले हो, उसका एक स्टेप क्लियर हो गया। इंडिया रैंकिंग्स आई है 2023 की फॉर द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 8th एडिशन इसका रिलीज़ किया गया था। तो इसकी जो रैंकिंग होती है ना, वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत दी जाती है। तो 2023 के एडिशन के अंदर इंडिया की रैंकिंग में एक नया सब्जेक्ट भी ऐड किया था, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का। उन्होंने इनोवेशन की रैंकिंग को पिछले वालों के साथ मर्ज कर दिया था। उसके अलावा जो आर्किटेक्चर था ना, अब उसको आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग मेंशन किया गया था। रैंकिंग में सबसे टॉप पे आईआईटी मद्रास था, और उसके बाद हमारा आईआईएससी जो कि बेंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023, तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को रिलीज़ किया था हमारे यूएन का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने। तो यूएन ओडीसी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह के इलिसिट ड्रग्स और इंटरनेशनल क्राइम से फाइट करता है। उन्होंने ये देखा कि पिछले डेकेड यानी कि पिछले 10 सालों के मुकाबले 23% इंक्रीज केसेस मिले थे हमको
वो लोग जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। 45% इंक्रीमेंट देखने को मिला था पिछले डेकेड में इन कंपैरिजन टू दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द ड्रग यूज डिसऑर्डर। तो सफ़र करने वालों में ज़्यादा लोग हैं, यूज़ करने वालों में 23% का बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बस हो गया। तो ठीक है, ये वाली वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अब हमारा बस एक 4th पार्ट रह गया है, तो फिर ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली मैंने इस बार सारी की सारी वीडियोस टाइमली अपलोड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वाला भी जल्दी से अपलोड हो जाएगा। और ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ कमेंट में मुझे बताते रहा करो, कोई चीज़ें आपको लगती हो तो मैं उनको सबको पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब रिप्लाई कुछ के कारण नहीं होते, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते तो मैं कर भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट सारे के सारे जो कमेंट होते हैं वो देखे जा रहे होते हैं। आपको कुछ स्पेसिफिकली अगर बताना हो, पूछना, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, यार वो चीज़ें ना हो चुकी है। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ। आई कैन नॉट गो कम्प्लीटली हिंदी, आई कैन नॉट गो कम्प्लीटली इंग्लिश, क्योंकि एक थोड़ा मिक्स सा रखना पड़ेगा। बाकी थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।